Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad, Educationist for grade 9th. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, अभी हम फिर से आ गए हैं वापस अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। अभी अपन बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको मालूम है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि करंट अफेयर्स जिसको आप कह सकते हैं इज़ अ काइंड ऑफ अ बैकबोन फॉर द जीके, राइट। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको अपने आप को अपडेटेड रखना होता है दीन दुनिया में, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके घर में, आपकी दुनिया, आपके घर के बाहर। घर से मेरा मतलब यहाँ पर होता है आपके देश में, राइट। आपका देश आपका घर होता है, तो इसके बारे में बोला जाता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, घर में बाहर क्या हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जब तक आपका जीके अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका जीके स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि यही करंट अफेयर्स पाइल अप होते 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 एक दिन स्टैटिक जीके का हिस्सा बन जाता है, राइट। तो इट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड। एज आई से, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा ना करके इंटेलिजेंट स्टडी करें और कंसिस्टेंट स्टडी करें, कि हम एक जैसा चलते जाएं और स्टडी करते चलें, ठीक है। अब अपन आते हैं काहे पे, अपन आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स अगर हम साथ में करते जाएंगे और जीके हम साथ साथ पढ़ ही रहे हैं और बाकी चीज़ें लाइफ स्किल और बाकी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करते जाएंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिन हम होंगे कामयाब, ओके। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, एंड दिस इज़ आवर रेगुलर सेगमेंट, दिस इज़ वन व्हाट वी कॉल करंट अफेयर्स अ वीक इन ब्रीफ। और अपन अब किसकी बात करने वाले हैं, पहले जो अपन ने वीक कंप्लीट किया था वो किया था अपन ने रिपब्लिक डे वाला वीक, राइट। अब वी आर टॉकिंग अबाउट 28th to 2nd to 2021, राइट। तो हम बहुत रिसेंट में आ गए हैं, हम फरवरी की स्टार्टिंग तक पहुंच गए हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। एक ट्रिक होती है करंट अफेयर्स की, वो ये होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी की पॉइंट्स होते हैं, की फीचर्स होते हैं, वो आपको समझने हैं, वो आपको डिस्कस करने हैं, एंड यू आर थ्रू विद इट, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, एक्सक्यूज मी, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम इसको पढ़ेंगे। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि वो बेटर होता है अगर आप खुद उसको जॉट डाउन करें। अगर आप खुद अपने हाथ से उसको जॉट डाउन करेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम अपनी बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, तो हमने बड़ी मेहनत करते हैं, जितने भी एजुकेशनिस्ट होते हैं ना, वो सारे बड़ी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। सब अपना जो कंसेप्ट है वो बहुत वर्कआउट करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए, बहुत बढ़िया आए, और बड़े कंसाइज वे में हम चाहते हैं कि हम उसको आप तक बेसिक जो क्वालिटी एजुकेशन है, नॉलेज है, वो पहुंचा सकें। यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स में जैसे आपको मालूम है कि बिल्कुल 100% फ्री चैनल है। आपको कोई 2 या 3 चैप्टर पढ़ाने के बाद या 2 या 3 कंसेप्ट पढ़ाने के बाद कोई फीस नहीं मांगी जाएगी। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि नहीं अब तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या आपको हमारा पैकेज बाय करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरी एजुकेशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम A to Z, राइट। बट ऑल यू नीड टू डू फ्रॉम योर एंड इज कि आप अपना जो थोड़ा सा इनपुट है वो दीजिए। और कैसे देंगे आप इनपुट, कि जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप सिर्फ अच्छे से ध्यान से बैठ के पढ़िए और उसको जॉट डाउन करते जाइए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिख रहे हैं। तो अब मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में एक चीज़ समझाई ना, ये करंट अफेयर्स जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा एक टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करते, बहुत ज़्यादा रुकते नहीं हैं। हम उसको सरसरी नज़र से, जिसको हम बोलते हैं ना स्किमिंग एंड स्कैनिंग, उसकी टेक्निक के साथ पढ़ते जाते हैं, ताकि हम उसके बुलेट पॉइंट्स जो हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो याद रख सकें और वो आगे चल के हमारे काम आए। क्योंकि अगर हम इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है, प्रॉब्लम ये होती है कि ये करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं वीकली बेसिस पे। अब एक एक वीक के करंट अफेयर्स में अगर हम इतने डूबते जाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे, तो होगा क्या कि जब तक हमारा एग्जाम आएगा तब तक हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा कि हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इट इज़ बेटर कि हम क्वालिटी पे फोकस करें और जो बेसिक जो की पॉइंट्स हैं, जिसको कहते हैं ना हाइलाइट्स, उन पे फोकस करें, राइट। आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम बहुत ही रैपिड स्पीड में इसको करेंगे, स्कैनिंग एंड स्किमिंग की टेक्निक लगाते हुए, ताकि जो चीज़ें हैं वो रिटेन होती जाएं और हाईलाइट पॉइंट्स हम कवर करते जाएं, ठीक है। अब अपन आ गए हैं पहली डेट पे। पहली डेट अपनी, जैसे क्या मालूम है आपको, 28 जनवरी पे आ गए हैं। यहाँ पे इसका शुभारंभ हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हुए, और उन्होंने, आप जैसे कि उनको देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो किसी मीटिंग को या किसी समिट को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। और वो किस मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इंडियन और सेंट्रल एशिया के बीच की समिट को, वर्चुअल समिट को। ये अपनी तरह की पहली वर्चुअल समिट है जो इन कंट्रीज़ के बीच में हुई है, राइट। आज तक जो भी मीटिंग्स होती थी वो पहले आमने सामने हुआ करती थी, पहली जो है वो वर्चुअल समिट है। क्यों है, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए। अब इसमें जो मीटिंग है,
ये कोइंसाइड हुई हैं 30 साल जो डिप्लोमेटिक रिलेशन कंप्लीट हुए, मतलब ये मीटिंग तो होनी ही थी, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से कोइंसाइड हुआ है, ये कुछ इस तरह का इत्तेफाक बना है कि एक साथ उसी समय पे हुई जबकि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, ये जो वर्चुअल समिट हुई थी इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको होस्ट किया था, इंडिया ने इसको होस्ट किया था, तो उनको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इसको वो कर रहे थे, वर्चुअली होस्ट कर रहे थे। और उसके अलावा और कौन से सेंट्रल एशिया कंट्रीज़, आप सेंट्रल एशिया को आप समझते हैं कौन सी कंट्रीज़ होती हैं? सेंट्रल एशिया हो गए आपके उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, और जो ये कंट्रीज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ठीक है, तो इसमें से कौन से स्टेट्स के जो प्रीमियर थे, जो प्रीमियर बोलते हैं हम हेड ऑफ़ द स्टेट्स को, कौन से स्टेट के प्रीमियर्स थे जिन्होंने अटेंड किया है? उन्होंने अटेंड किया है प्रेसिडेंट ऑफ कज़ाकिस्तान इसमें आए थे, इसमें कायरस के रिपब्लिक के आए थे। इसको बेसिकली आप इसके बारे में बोल जाता है कायरस को, आप ये भी बोल सकते हैं कि इसको अलग अलग नाम भी हैं इसके बहुत सारे, कई लोग कायरिस्तान भी बोलते हैं इसको, कायरगिस्तान भी बोलते हैं इसको, काफ़ी सारे इसके नाम होते हैं। एक ताजिकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, राइट। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर आप जैसे आप बात करते हैं कायरगिस्तान की, तो ये सेंट्रली जिसको बोलते हैं ना लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब चारों तरफ से, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? वो कंट्रीज़ जो कि चारों तरफ से दूसरी कंट्रीज से घिरी हुई होती हैं। ठीक है, तो चारों तरफ से घिरी हुई है, इसमें एक साइड इसमें चाइना भी आता है। ठीक है, एक तरफ इसमें चाइना भी आता है, और ये बहुत ही माउंटेनियस रेंज मानी जाती है कंट्रीज़ की। इसके अलावा ये जो कंट्रीज़ हैं जिनको आप बोल रहे हैं, इनका वैसे मैंने कहा कि 30th एनिवर्सरी के साथ कोइंसाइड किया है, और इनका जो एस्टैब्लिशमेंट था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंट्रीज़ क्यों बनाती हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंट्रीज़ बनाती हैं, चाहे वो हमारी कंट्री हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाती हैं क्योंकि उनको एक जिसको बोलते हैं ना कि ये सोशियो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखना पड़ता है, इसमें स्ट्रैटेजी भी देखी जाती है, और एक दूसरे का जिस तरह का जिस युग में हम चल रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक साथ जो समन्वय बना के चलें और एक साथ तालमेल बना के चलें, राइट, हर लेवल पे, क्योंकि सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ये सिम्बायोटिक रिलेशंस होते हैं जो कि डिप्लोमेटिक लेवल पे बनाए जाते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी स्टेट के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, राइट। सब कंट्रीज़ को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि सबसे पहली बात तो ये तय की गई कि भाई हर 2 साल में इस तरह का जो वो है वो किया जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये किया गया कि हर 2 साल में समिट को मैकेनिज्म का जो समिट है, जो समिट का जो मैकेनिज्म है उसको इस्टेब्लिश किया गया कि भाई हर 2 साल में ये किया जाएगा। उसके अलावा ये बोला गया कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली में, वो सपोर्ट करेगा इसको नए मैकेनिज्म को। और एक और बात की गई, एक बात की गई किसके बारे में? छाबर पोर्ट के बारे में। अब जब छाबर पोर्ट की बात बोला जाता है, छाबहार पोर्ट के बारे में बोला जाता है, तो ये बेसिकली ईरान की हम बात कर रहे हैं। ईरान में भी हम कहाँ की बात कर रहे हैं? स्पेशली हम आ गए हैं गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान में ये एक सी पोर्ट है और ओशनिक पोर्ट अकेला माना जाता है ईरान का, और इसका काफ़ी सारा जो उसकी वैल्यू है इसमें है कि आप मान सकते हैं कि उस प्रांत के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और उसको 2 उसमें डिवाइड भी किया जाता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और उनकी अपनी जो स्ट्रैटेजिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो इस पर सहमति बनी है कि जॉइंट वर्किंग की जाएगी ग्रुप्स में और अफगानिस्तान में, और किस तरह से यूज़ किया जाएगा छाबहार पोर्ट का। ठीक है, उसके अलावा ये बात की गई कि फर्दर कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। बाकी बात क्या की गई कि कनेक्टिविटी और ट्रेड के एरिया में की गई। अफगानिस्तान में जो तालिबान का भी रूल हो रहा है, रूल हो गया है, जो बाकायदा ऑफिशियल रूल हो गया है, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। काउंटर टेररिज्म कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन किया गया। सेंट्रल एशिया को और साउथ ईस्ट एशिया को, जिसमें हम आते हैं, पाकिस्तान, हम सब लोग आते हैं, उसमें किस तरह से उस एरिया को किस तरह से बचाने की कोशिश की जाएगी, या टेररिज्म किस तरह से उसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं, टेररिज्म काउंटर कर सकते हैं, क्या मैकेनिज्म कर सकते हैं, क्या टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। उसके अलावा डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जैसे मैंने बोल दिया। कल्चरल कॉन्टैक्ट थ्रू शोकेसिंग ऑफ बुद्धिस्ट एग्जीबिशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट हैं, बाकी चीज़ें तो हैं वो हमेशा ही चलती हैं, लेकिन इसमें जो थोड़ी आई है वो ये आई कि शोकेसिंग जो है वो बुद्धिस्ट एग्जीबिशन की जाएगी। जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज ये अपने आप में होती हैं, तो मैं बता ही दिया आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक पोर्ट के बारे में और एक है शोकेसिंग ऑफ बुद्धा एग्जीबिशन के बारे में। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों है, उनके लिए तो ठीक है,
सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए। इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे मैंने कहा कि हर कंट्री के सिम्बायोटिक रिलेशंस होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि किसी एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नहीं हो रहा। अगर आपके फ़ायदे नहीं होंगे, कोई ना कोई आपकी स्ट्रैटेजिक या जियो पॉलिटिकल या किसी भी तरह की रिलेशनशिप नहीं होगी, जियो स्ट्रैटेजिक बॉन्डिंग्स नहीं होंगी, तो डिप्लोमेटिक बॉन्डिंग्स नहीं होंगी, तो आप उसमें क्यों जाएंगे, राइट। तो हमारे इससे क्या फ़ायदा है, हम ये बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि वाइबल क्वांटिटी ऑफ मिनरल लाइक कोल, गैस एंड यूरेनियम एटसेट्रा, ये हमें मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज इंपॉर्टेंस जो होगी वो तालिबान से होगी, क्योंकि इसकी जो तालिबान ने जो टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, उससे हमें कैसे निपटना है, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में आ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट तालिबान, व्हेन वी टॉक अबाउट टेररिज्म, स्पेशली बिकॉज जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया के जो बॉर्डर हैं, दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज। तो अगर हम इनको टैकल नहीं कर पाएंगे अगर हम इन ग्रुप्स को टैकल नहीं कर पाएंगे और अगर हम ये नहीं कर पाएंगे कि हमें किस तरह से वर्कआउट करना है, तो इट विल बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन हमारी कंट्री के जिसको आप कहते हैं सॉवरेनिटी के लिए भी और हमारी कंट्री की सुरक्षा के लिए भी, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से वर्कआउट करेंगे, ये हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है इन तरह की जो हम सबमिट करते हैं उससे। तो बहुत स्ट्रैटेजिक उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए इसलिए बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए हो सकती है क्योंकि एट द क्रॉस रोड ऑफ रशिया एंड मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड फार ईस्ट। तो अगेन आपकी जो मैंने जैसे कहा कि कई बार जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक रीजंस होते हैं, कई बार डिप्लोमेटिक रीजंस होते हैं, कई बार टेररिज्म वगैरह का वजह होती है, कई बार सिक्योरिटी रीजंस होते हैं जिस कारण इस तरह की समिट्स की जाती हैं, राइट। अब अपन आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो काय पे है, वो क्लाइमेट चेंज पे है। क्लाइमेट चेंज विल फोर्स ट्रांसबाउंडरी फिश स्टॉक्स टू मूव फ्रॉम हैबिटेट माइग्रेशन पाथ्स। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ है, इसमें जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करने वाले हैं जो कि इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, राइट, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, हम उनके कंटेक्स्ट में बात करने वाले हैं। और हम क्या बात करने वाले हैं, जिसको EEZ बोला जाता है, राइट। अब इसमें बेसिकली एक रीसेंट रिपोर्ट सामने आई है जिसको हम पढ़ लेते हैं। अटेम्प्टेड टू असेस इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ट्रांसबाउंडरी स्टॉक ऑफ फिशरीज ऑपरेटिंग विद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। अब बेसिकली ये रिपोर्ट जो है वो डील करती है कि जो फिशरीज जो क्लाइमेटिक चेंज है उसने जो ट्रांसबाउंडरी, जिसको बोलते हैं ना, आप पानी को देखिए, आप जब ओशंस की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हम कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करते हैं, पर ओशंस को डिवाइड करने के लिए हमारे पास नाम ज़रूर हैं कि अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड स्टफ लाइक दैट, बट वी डोंट हैव एनी, जिसको बोलते हैं ना, पानी में कोई लकीर नहीं खींची जा सकती। तो ट्रांसबाउंडरी जो लोकेशंस हैं, जो ट्रांसबाउंडरी जगह हैं, वहाँ पे जो स्टॉक्स होता है फिशरीज़ का, उसको किस तरह से क्लाइमेटिक चेंज ने इफेक्ट किया है, स्पेशली कौन से जोन में, जो कि इकोनॉमिकली वाइबल जोन्स माने जाते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स माने जाते हैं, उन पे। अब इसमें स्टडी क्या की गई है, इसमें स्टडी की गई है कि बात मानी गई है कि 2030 तक, राइट, मतलब 8 साल का इन्होंने और उसका विजन रखा है। 2030 तक 23% ऑफ जो ट्रांसबाउंडरी स्टॉक्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 78% जो हैं ये वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक एरियाज़ हैं, इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, विल हैव एक्सपीरियंस्ड एटलीस्ट वन शिफ्टिंग स्टॉक। इस कारण क्या होगा, इस कारण ऑब्वियसली जब ये पूरा इतना बड़ा स्टॉक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से पूरा जो इकोनॉमिक बेल्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड फिशरी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैचिंग ऑफ फिश पे इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा उसका जिसका, क्योंकि आपका फिश मार्केट या फिशरीज का मार्केट जो है वो बहुत बड़ा है, ट्रेडिंग बहुत बड़ी है उसकी, तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा ये बोला गया कि 2100 तक टोटल ऑफ 45% of stock will shift globally and 81% of EEZ waters will have at least one shifting stock। अब ये इन्होंने और भी बड़ा वो दे दिया है, उन्होंने दे दिया है 2100 जब आएगा तब की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा 2100, मतलब बहुत बड़ा विजन रखा है। और तब तक इन्होंने जो स्टडी की है वो क्या की है कि भाई अगर 2100 तक आते आते 45% जो है स्टॉक्स तो तब तक पूरा ग्लोबली शिफ्ट हो जाएगा और जितने भी EEZ वाटर हैं वो कोई ना एक शिफ्ट जो है वो ज़रूर नोटिस करेंगे, शिफ्टिंग स्टॉक। अब इसके कंसर्न्स क्या हैं, इसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए या बात की जाए। पहली चीज़ तो ये है कि कंसर्न्स एसोसिएटेड विद शिफ्टिंग स्टॉक्स क्या है। पहली चीज़ ये है कि ये जो है, जैसे मैंने कहा कि फ़िश कैचेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, जो फिशरी मार्केट है उस पर बहुत इंपैक्ट करेगा, फिशरी प्रोडक्शन पे बहुत करेगा, और ऑब्वियसली जो कि लोग हैं जिनकी लाइवहुड उससे डिपेंडेंट है, जिनकी ज़िंदगी और जिनका जो गुजारा है रोज़ का और लाइफ जो है उस पर डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली वो भी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होगी। और इवेंचुअली क्या इम्पैक्ट होंगी, इवेंचुअली इम्पैक्ट होंगी वर्ल्ड इकोनॉमीज़, राइट। तो ये इसका बेसिक कंसर्न है जिसके ऊपर स्टडी की गई। इसके अलावा
SDGs जैसे आपने पता है SDGs क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स बनाए गए थे, कब बनाए गए थे, ये 2015 में बनाए थे UN असेंबली ने, ठीक है। उनके गोल्स रखे गए थे और ये बात की गई थी कि भाई पूरी दुनिया जो है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक का एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि कम से कम एक जो डेवलपमेंट है उसको हम सस्टेन किस तरह से कर पा रहे हैं, राइट। उसमें ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ जा रही है, जिसको हम बोलते हैं ना डिमांड सप्लाई कर्व, वो वाली चीज़ से इम्पैक्ट नहीं हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और पूरी एक जो एरिया है उसका सबकी एक साथ ग्रोथ हो, एक साथ विकास हो, है ना। तो उसके ऊपर उन्होंने इसका एक विजन रखा था UN ने, जिसकी वजह से ये जिसके अंतर्गत ये बनाए गए थे। अब इसमें क्या हो रहा है, वो लाइफ बिलो वाटर इसका जो गोल था, एक जो गोल है उसका, वो क्या है, लाइफ बिलो वाटर। मीन्स व्हाट वी मीन बाय दैट, वी मीन द एक्वाटिक और द मरीन लाइफ एंड एनहांसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइफ, ठीक है। विल चैलेंज द इफेक्टिवनेस ऑफ द करंट गवर्नेंस एंड फिशरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स। और इसके अलावा क्या है, इसमें क्या करने की हमें क्या ज़रूरत है, हमें करने की ये ज़रूरत है कि हमें रेजिलियंस पैदा करना पड़ेगा कलेक्टिव एक्शन के थ्रू, जो कि हम ले सकते हैं क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ से, जो कि पूरे वर्ल्ड में हम अकेले एक कोई एरिया या एक प्रांत या स्टेट नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी जो है उसको इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और कुछ जहाँ आ जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, है ना। तो जो इंटरनेशनल वाटर्स की हम बात करते हैं, तो जो ट्रीटी है वो वर्ल्ड की जो पूरी कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ आके उस पर बात करनी पड़ती है और इस पर एक मत पे आना बहुत ज़रूरी होता है और कई बार वो बड़ा मुश्किल काम भी होता है। तो बेसिकली क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ जो है वो पूरी दुनिया की ही हमें स्टडी करनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू लाइक वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, जबकि हम बात कर रहे हैं फिशरीज़ की, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि इसको आपको इंटरनेशनल जो फिशरीज़ एग्रीमेंट हैं आपको वो भी देखने पड़ेंगे। इंटरनेशनल फिशरी एग्रीमेंट जो कि कंट्रीज़ के बीच में हुए होंगे, जो एक दूसरे कंट्रीज़ से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है फिशरीज़ का, वो किस तरह से होता है, किस एग्रीमेंट के तहत होता है, हमें एक बार उनको भी लुक लेना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू लुक इनटू दैट आल्सो एंड वी हैव टू सी अबाउट द क्लाइमेटिक पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द लाइंस। और उसके अलावा हमें जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस को बार करने के लिए हम अपनी तरफ से अपनी कंट्री में जो भी चीज़ें कर सकते हैं, हमें वो चीज़ें करने की कोशिश करनी होगी। अब आते हैं अपन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन 2021-22 पे। ये कॉन्फ्रेंस क्या है, हाईलाइट करती है समर क्रॉप्स को, जो कि गर्मी के दिनों में जो कि उत्पादन होता है उन पर फोकस करती है, जो कि फास्ट कैश देती है फार्मर्स को, एंड इज ऑल्सो नोन एज गैप फिलर बिटवीन टू चीफ क्रॉप खारिफ एंड राबी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके थ्रू जो फोकस किया गया है वो क्यों किया गया है, ये एग्रीकल्चरल बेस्ड है और इसमें जो फार्मर्स हैं उनको जो थोड़ा बहुत जो भी फार्मर्स हैं जो ये काम करते हैं, जिसमें खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स होते हैं, राइट, उनके बीच की जो गैप होता है उसको फिल कर सकें और फार्मर्स को जो है बेसिकली कुछ इनसे फ़ायदा हो सके और फास्ट कैश इनको मिल सके। इनको ऐसा ना हो कि इनको बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे अंतराल तक इन्हें बिना किसी ग्रोथ के या बिना किसी कैश इनफ्लो के रहना पड़े, ठीक है। तो उसको देखने के लिए किया गया है। ज़ेड समर क्रॉप्स are cultivated between the months of March and June। ये जो समर क्रॉप्स हैं ये कब कल्टिवेट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं जब हिंदुस्तान में हमारे यहाँ बहुत, जिसको हम कहते हैं गर्मी का सीज़न पीक पे रहता है, राइट, मार्च से लेकर जून तक। आपको मालूम है कि इंडिया में समर्स माने जाते हैं अप्रैल मई जून, फिर मार्च से स्टार्ट होता है इसका कल्टिवेशन और जून तक चलता है। अब इनको बेसिकली क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे समर्स होते हैं, हमारे समर्स थोड़े से हार्श होते हैं कंपेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज़, और हमारे जो समर्स होते हैं वो थोड़े से ड्राई होते हैं, ड्राई वेदर होता है। और इन पर्टिकुलर क्रॉप्स को जिनकी हम बात करें जो कि बीच में लगाए जाते हैं, राइट, जो अंतराल में लगाए जाते हैं, उनको भी इसी तरह का वेदर चाहिए होता है सस्टेनेबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। और इनका जो ग्रोथ पीरियड है ये बेसिकली कैसे माना जाता है, लॉन्गर डे लेंथ फॉर द फ्लावरिंग, वाइटल ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर द फ्लावरिंग। तो ये बेसिकली इनको भी बिल्कुल आइडियल जो वक्त है, जो आइडियल ग्रोथ कंडीशंस हैं वो वैसे ही चाहिए जैसे हमारे यहाँ समर्स में होती है। अब हम बात करते हैं ट्रेंड ऑफ एरिया कवरेज अंडर जेड या समर। In 2021, pulses has highest area under cultivation followed by coarse neutral cereals and oil seeds। ये हम बात कर रहे हैं कब की, 2021 की। 2021 में क्या हुआ था, पल्सेस का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एरिया था। पल्सेस में क्या आ जाते हैं, हमारी दालें, लेग्यूम्स जो हैं वो सब पल्सेस का हिस्सा बन सकते हैं एक तरह से। तो उनका जो प्रोडक्शन था वो सबसे हाईएस्ट माना गया कल्टीवेशन। उसके बाद क्या आया, उसके बाद जो जिसको बोलते हैं ना आप कोर्स मतलब किसको बोलेंगे, अनपॉलिश्ड जो रहता है, कोर्स जो रहता है, जो न्यूट्रल सीरियल्स रहते हैं वो आए। सीरियल्स मतलब इसमें आप कह सकते हैं जो मोटा अनाज जिसको आप बोलते हैं ना, मोटा अनाज या ऑयल सीड जिसको ऑयल्स को आप पिरा के जिनसे ऑयल बनते हैं उनके ऊपर आया।
अब इसमें दिक्कत क्या होती है, उनका प्रोडक्शन ठीक रहा 2021 में, लेकिन उनकी दिक्कत क्या होती है, लिमिटेशन क्या होता है इन समर क्रॉप्स का, कि इनका जो ग्रोइंग सीजन है एक तो वो बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा है। आपने कह दिया बिल्कुल मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने आप मान लीजिए, है ना, तो बहुत छोटा माना जाता है। इसमें तो मार्च से मई ही लिखा है, लेकिन आप तकरीबन कई स्टेट्स में मार्च से आप जून तक समझ लीजिए। बहुत लेस मॉइस्चर डिमांडिंग क्रॉप्स ओनली, है ना, इसमें जो मॉइस्चर है वो कम होता है, डिमांडिंग क्रॉप्स होते हैं, सिर्फ वही आप लगा सकते हैं। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए वो आप ड्राई या इतने ड्राई रीजन में या इतने हार्श समर्स में आप नहीं लगा सकते। अब इसकी प्रॉब्लम यह है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो आपको इंश्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस समय पे। इसके अलावा स्ट्रे एंड वाइल्ड एनिमल्स कॉज डैमेज, वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि खेत जो होते हैं हमारे उनमें आज भी प्रिमिटिव या जिसको आप कहते हैं ना बेसिक तरीका अपनाया जाता है। जो डैमेज होता है जो कि एनिमल्स या के जो कीटनाशक या डाले जाते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव तरह के होते हैं, या फिर जो उनके लिए जो मेजरमेंट्स होते हैं वो भी हमारे बड़े प्रिमिटिव होते हैं। आपने अभी भी अगर आप देखेंगे खेत खलियान में अगर आप निकलेंगे बाहर तो आप देखेंगे कि अभी भी वो स्केयर क्रो जो होता है उसको लगाया जाता है ताकि उससे जानवर जो हैं वो घबरा के भाग सकें। लेकिन बाकी ये चीज़ें यूरोप कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से इनको देखभाल की जाती है। इनफैक्ट अगर अमेरिकन वगैरह कंट्रीज़ में भी देखें तो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं, फार्म्स होते हैं, एकड़ों में फार्म्स होते हैं, हेक्टर्स ऑफ लैंड होती हैं, लेकिन उनका जो संरक्षण है वो हमारे यहाँ से बहुत बेटर है डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर द एग्री बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रे और वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो डैमेज कॉज करते हैं, ये एक बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, इनएडिक्वेट थ्रस्ट इन समर सीजन एरिया कवरेज। इनएडिक्वेट थ्रस्ट मतलब समर का वही मैं बता रही हूँ ना, इसके जो उसके माइनस पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको ये सारा जितना है प्रोडक्शन का काम जो है वो साइकिल घुमानी होती है, और उसके बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फास्ट कैश इनफ्लो तो हो जाता है दो लाइंस के बीच में, जब हम खारिफ और राबी की बात कर रहे हैं तो उसके बीच में जो एक गैप है उसको तो फिल किया जा सकता है, लेकिन एज अ वेरी सस्टेनेबल इसको आप लॉन्ग टर्म में जब आप बोलते हैं ना कि इसको बहुत लंबा या बहुत मोटा मुनाफा इससे नहीं होता फार्म। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है अब हम आ गए हैं स्वच्छता की ओर, हम आ गए हैं स्वच्छ भारत अभियान की ओर, जो कि आपको मालूम है कि एक फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में उसके जो भी एक रिलेटेड बातें हैं उससे करते हैं। इसमें यह हुआ है कि एक स्वच्छ भारत का स्वच्छता स्टार्टअप किया गया है, और इसका मतलब ये क्या है, इसको चैलेंज किया गया है ग्रे वाटर मैनेजमेंट को। ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो हम समझते हैं कि ग्रे वाटर, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्रे वाटर होता है काहे के लिए, ग्रे वाटर यूज़ किया जाता है किसी भी जो पानी होता है जिसको वेस्ट कर दिया जाता है, या जो ख़राब पानी होता है या वेस्ट वाटर होता है उसको हम कहते हैं ग्रे वाटर। ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, वो किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और इसको शुरुआत किसने की है, इसकी शुरुआत हुई है 2 मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं वो, ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा और कोलैबोरेशन में AFD के द्वारा। AFD एक फ्रांस की बॉडी है, एक फ्रेंच गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि इसी तरह के कामों में और इसी तरह के काजों में काम करती है। ठीक है, इसके बाद ये किया जाता है कि इसका जो वेस्ट सेक्टर है उसको हम कैसे कर्ब कर सकते हैं, कैसे हम पानी का जो वेस्टेज है उसको कर्ब कर सकते हैं, कैसे हम इको सिस्टम में जो डिसबैलेंस है उसको इक्वलाइज कर सकते हैं, और कैसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं या अपसाइकिल कर सकते हैं पानी के यूसेज उसको। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ये है कि इस तरह के चैलेंज इज ओपन टू स्टार्टअप रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड फ्रेंच एक्टर्स कोलैबोरेटिंग विद इंडियन स्टार्टअप्स। अब इसमें क्या हुआ है, उन्होंने कहा है कि भाई इसका जो, जैसे आपने कहा है ना स्वच्छ भारत का, या फिर अगर आप बोलते हैं मेक इन इंडिया का, या अगर आप बोलते हैं जो भी इस तरह के जो अभियान चलते हैं या टूरिज्म के जो अभियान चलते हैं, नॉर्मली हम इसको क्या करते हैं, हम इसको प्रमोट कराते हैं। प्रमोट कैसे कराते हैं, प्रमोट हम कराते हैं उनको जो बहुत जाने माने एक्टर्स, जाने माने चेहरे होते हैं उनके थ्रू। उससे क्या होता है, जो भी एडवर्टीजमेंट का सीधा सा जो पॉइंट होता है वही होता है कि आप एडवर्टीजमेंट अगर किसी जाने पहचाने चेहरे से कराएंगे, देखिए अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका एडवर्टीजमेंट शाहरुख खान ने किया है या अमिताभ बच्चन ने किया है, या आप कोई और मान लीजिए, या बाहर आप फॉरेन में चले जाइए तो किसी का एडवर्टीजमेंट जो है किसी बड़े हॉलीवुड स्टार ने किया हुआ है, तो उसकी तरफ जो है वो लोगों की एक बात होती है, एक हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि हमें लगता है कि भाई अमिताभ बच्चन अगर बोल रहे हैं तो मान लिया जाए या कर लिया जाए वो काम, है ना। जैसे शिक्षा अभियान हो गया या पोलियो का अभियान एक बार चलता था, तो इस तरह का हमारे लोगों में जागरूकता ज़्यादा आती है कि भाई अमिताभ बच्चन वो बोल रहे हैं, भले ही अमिताभ बच्चन को ऑब्वियसली वो बोलने के लिए कहा गया है, वो उनकी खुद की सोच या अपनी समझ से वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की एक सोच जो है, जो मानसिकता है वो इस तरह की रहती है कि अगर आपका कोई आइकॉन है जिसको आप बड़ा मानते हैं, अगर वो कोई बात बोल रहा है तो आप उसको फट से मान लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी ये किया गया है कि इसको कोलैबोरेशन में जो इंडियन और फ्रेंच एक्टर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा इसको प्रमोट करने के लिए।
अब इसके बाद आ जाते हैं अपन 4 एरियाज़ में, 4 थीमेटिक एरियाज़ जिनको हम कहते हैं, जिसमें हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें क्या क्या हो सकते हैं? उसमें हो सकता है आपका मैनेजमेंट का, जो आप किस तरह से आप वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, एक वो एरिया हो गया, एक ज़ीरो डंपिंग एरिया हो गया, है ना। तो इसमें एक हो गया कि सोशल इंक्लूजन कैसे आप करेंगे। सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है कि लोगों को आप जागरूकता आपको पैदा करनी पड़ेगी, जो लोगों में जो आपके सिटीजन्स हैं उनमें आपको जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। और सोशल इंक्लूजन आपको चाहिए कि भाई एक आदमी चाहे अगर कितनी भी आप सरकार मेहनत कर ले कचरा उठाने में, सब बीनने में, लेकिन अगर लोग जो हैं अगर उनमें जागरूकता नहीं है और वो कचरा जो है अपना जगह जगह फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो लोगों का क्या योगदान है, सोसाइटीज़ का क्या योगदान है, सोशल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ज़ीरो डंप से हमारा मतलब होता है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है मैं वो बात करती हूँ। पहली चीज़ इसमें देखी गई सोशल इंक्लूजन, दूसरा देखा गया ज़ीरो डंप, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा। आपने देखा होगा कि आजकल घर घर में जो गाड़ियाँ आती हैं ना, कचरे वाली, जो नगर निगम की, नगर पालिकाओं की गाड़ियाँ घूमती हैं, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग दीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे जिंगल बनाती हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए, बहुत अच्छे अच्छे गाने होते हैं और वो बाकायदा ये बात आप तक पहुँचाना चाहती हैं, जो उसको बोलते हैं जनहित में जारी सूचनाएँ पहुँचाना चाहती हैं कि आप भाई अपना गीला कचरा घर का अलग रखिए और सूखा कचरा आप अलग रखिए, ताकि इन दोनों जो कचरे होते हैं उनका जो यूसेज होता है, उनको जब रिसाइकिल किया जाता है, अपसाइकिल किया जाता है, तो वो अलग अलग हो जाते हैं, वो अलग अलग प्रोसेसिंग प्लांट्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये सोशल इंक्लूजन की बात हो गई। और ये हो गई जीरो डंप की बात, मतलब आपको मालूम है कि भाई सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट पे भी प्लास्टिक का जो है कचरा वो अलग जाएगा, बाकी जो कचरा है वो अलग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात की जाती है ट्रांसपेरेंसी जो है वो डिजिटल इनेबलमेंट के थ्रू उसको वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप डिजिटली उसको देख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। कहीं पे भी कोई चीज़ जिसको बोलते हैं ना लुकी छुपी ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की वजह से क्या होता है कि जितने बीच के जो लूप होल्स हैं वो थोड़े से रूल आउट हो जाते हैं, और जो बीच की एक जिसको कहते हैं ना कड़ी जो है वो सही सही मिलती है, तो आपका काम जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। इसके अलावा जब हम आगे बात करते हैं तो इसमें हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, एक नॉर्दर्न स्टेट की, ये आपको मालूम है। उन्होंने क्या किया, हरियाणा ने स्टेप्ड अप किया है ओडीएफ। ओडीएफ क्या होता है बेसिकली, ये होता है ओवर डिफिकेशन फ्री। ठीक है, ओवर डिफिकेशन फ्री ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि अक्रॉस इंडिया यूज़ की जाती है और ये वाटर मैनेजमेंट में इस्तेमाल की जाती है। उसकी एक्टिविटीज़ पे वर्क किया है जिसमें ये कहा गया है कि भाई जो ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर जिसको कहते हैं वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर कैसे होता है, जैसे हम अपने घरों की बात करते हैं तो घरों में से जो पानी निकलता है, जो कि हम सिंक में बहा देते हैं, बर्तन धोते टाइम जो एक्स्ट्रा पानी बहता है, या हम बाथ टब में नहाते हैं तो बाथ टब का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ऑब्वियसली वो किसी काम का नहीं रहता, आप उसको यूज़ नहीं करते, या आप कह सकते हैं कि नहाते टाइम जो पानी सिंक में या ड्रेन में चला जाता है उसको, राइट। तो ये हो गया आपका ग्रे वाटर। तो इसका जो मैनेजमेंट है, और सबसे ज़्यादा जो पानी होता है वो इस्तेमाल और वेस्ट इसी में होता है। जैसे आपने बार बार सुना होगा कि लोग कहते हैं भाई शावर से मत नहाइए, बाल्टी से नहाइए, बहुत पानी सेव होगा, है ना, बाथ टब का इस्तेमाल मत कीजिए। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, या वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलता है, तो मतलब बेसिकली जो हाउस होल्ड में जो पानी निकलता है, वेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं ग्रे वाटर। तो उसको करने के लिए, उसको जिसको बोलते हैं ना संग्रहित करने के लिए या उसको कलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं कि किस तरह से उस पानी को अपन रीयूज़ में ला सकते हैं। अब उसको किया जा सकता है वेस्ट स्टेबलाइजेशन के थ्रू, कि पॉन्ड बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी लीच पिट्स के थ्रू, अलग अलग उनने वो बताया है कि भाई इसको किस तरह से अपन इसको थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरह से अपन उस पर नियंत्रण पा सकते हैं जो पानी का वेस्टेज हो रहा है उस पर। ग्रे वाटर क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, water being discharged from the house including water from showers, bathtub, sink, kitchen, dishwasher and washing machines. It makes 50 to 80% of the waste water from the household. Exactly. ये जो होता है ये तकरीबन 50 से 80% पानी जो है हमारा इस तरह से वेस्ट हो जाता है हमारे घर में। इसके अलावा अगर हम ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, जुडिशियस यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर विच विल रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ग्रे वाटर। ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम वही कहते हैं ना, पानी बचाओ पानी बचाओ पानी बचाओ अभियान जो चलते हैं, जल बचाओ पानी बचाओ अभियान, ये वही वाली चीज़ है कि आप पानी का जो बचाव आप जितना कर सकते हैं उतना आप ग्रे वाटर वेस्टेज को रोक सकते हैं, राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको कहा कि बार बार कहा जाता है कि शावर की जगह अगर आप बाल्टी से नहाते हैं या मग और बकेट से नहाते हैं तो ज़्यादा जो पानी की मात्रा है उसको सेफ गार्ड करता है।
उसके अलावा रीयूज, यूजिंग ग्रे वाटर फॉर पर्पस सच एज किचन गार्डन, व्हीकल वॉशिंग, टॉयलेट फ्लशिंग एटसेट्रा। अब कई बार ये भी होता है जो पानी जैसे भर गया, अब आपने बाथटब में नहाया, पानी जो है वो आप ड्रेन आउट करने की जगह आप उस पानी को इस्तेमाल कहीं में कर सकते हैं, उस पानी को आप फ्लश में इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पानी को आप चाहें तो नीचे पोर्च वगैरह जो है वो धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप जो भी इस तरह की छत वगैरह अगर आप क्लीन करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोछे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है डे टू डे लाइफ में, राइट। तो आपको मतलब क्या करना है, उसको रीयूज़ करना है। उसके अलावा रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, recharge of groundwater with grey water by adapting technologies as soak pit, leach pit, etc. अब ये इनको आप कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, आप ग्रे पिट जो पिट्स की बात हो रही है, पॉन्ड्स की या पिट्स की, आप उस तरह से लीच पिट वगैरह बना के भी इस वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं या अपसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, अपन बात करते हैं, अब आ गए हैं अपन 29 तारीख पे। 29 तारीख में बात की गई है स्कीम ऑन एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर फेज 2। इसका फेज 1 ऑलरेडी हो चुका है, ये बात हो रही है फेज 2 की, ठीक है। The scheme has been notified by Ministry of Heavy Industry for providing assistance to common technology development and service infrastructure. Heavy industry कौन सी इंडस्ट्री होती है, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, भेल आपने सुना होगा, जो हेवी भेल आपने सुना है, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड जो है, हेवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, इस तरह की जो होती है ये होती है हेवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो हेवी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, ये नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू कॉमन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फेज 2 का, टू एक्सपैंड एंड एनलार्ज द इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय द फेज 1 पायलट स्कीम, देयरबाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर इम्पेटस थ्रू क्रिएशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कैपिटल गुड सेक्टर। इसको बेसिकली जो फोकस किया गया है वो किया गया था, जो पहला फेज 1 था वो पायलट प्रोजेक्ट माना जाता है। पायलट प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं आप, जो लॉन्च प्रोजेक्ट होता है, सबसे पहला जो आपका एक देखने के लिए, असेस करने के लिए जो प्रोजेक्ट बना था, ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए ये फेज 2 लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब है कि जो इंडिया में जो कैपिटल गुड सेक्टर है, जो कॉम्पिटिटिव कैपिटल गुड सेक्टर है, इसको ग्लोबली हमें कैसे बढ़ाना है, और हमें उसको नई इंडस्ट्रीज जो है वो हमें तैयार भी करनी है, और हमें उसको जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, ठीक है। कैपिटल गुड्स सेक्टर जब तक भी किसी भी कंट्री का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाएगा, और वो नहीं बढ़ पाएगा तो इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, राइट। तो किसी भी कंट्री का जो कैपिटल गुड सेक्टर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, और इसी के ऊपर ये जो मीटिंग है, ये जो कॉज है, उसके ऊपर कॉल किया गया है, ठीक है। फेज 1 ऑफ द स्कीम वाज नोटिफाइड इन 2014 टू एनकरेज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ये जो था ये पायलट स्कीम थी, 2014 में लॉन्च की गई थी। फेज 1 इसका जो कि काहे पे फोकस कर रहा था, वो फोकस कर रहा था कि टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाए, ठीक है। जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है उससे थोड़ा आगे निकल के हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पे और उसको इनकरेज किया जाए कि उसका जितना ज़्यादा यूसेज है उतना ज़्यादा टेक्निकल यूसेज किया जाए, और जो प्रिमिटिव जो पुरानी टेक्निक्स थी उनको थोड़ा सा दरकिनार करके या उनको ओवरलैप किया जाए टेक्नोलॉजी के साथ। उसके अलावा उनने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, एक तरह का जिसको बोलते हैं आप, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो आपका जो वर्किंग है वो उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं हो पाएगी। आपको पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे यहाँ पे मतलब होता है हर चीज़ का, हमारा मतलब होता है मैकेनिज्म का, हमारा मतलब होता है एडवांसमेंट का, हमारा मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी का, एडवांस मशीनरीज का। तो जब तक आप वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिंक इन नहीं करेंगे तब तक एडवांसमेंट होना किसी भी सेक्टर में मुश्किल होता है, और ख़ासकर जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड सेक्टर को प्रमोट करने की, ठीक है। तो अब इसका क्या किया गया, इसके अंतर्गत चलते हुए 2014 के बाद अब ये 2000 जब हम बात करते हैं 21 की, तो फेज़ 2 लॉन्च किया गया। फेज़ 2 का मतलब क्या था, इसके जो कंपोनेंट थे जो फेज़ 2 के अंदर आते हैं वो क्या आया, पहला तो ये कि आपको आइडेंटिफाई करना है, वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करने हैं आपको जिसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल्स के थ्रू, कि जहाँ पे आपको ये जो चीज़ें हैं जो आप इसमें अपग्रेड करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप बढ़ावा करना चाहते हैं, जिनमें वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत है, और वो हम किसके थ्रू करेंगे, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद बात क्या होती है, हमें नए एडवांस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित करने पड़ेंगे, शुरू करने पड़ेंगे, उनकी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर हम नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं चालू करेंगे, अगर हम नए बिल्टअप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजिकल है हम उतना जिसको बोलते हैं ना बदलती हुई दुनिया के साथ हमें कदम से कदम मिला के नहीं चल पाएंगे। और आज के युग की बहुत ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो हर तरह के फील्ड में, हर तरह के क्षेत्र में, ठीक है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है नए जो है वो इस्टेब्लिश करने हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको थोड़ा सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है।
अब इसमें किया गया कि स्किलिंग इन कैपिटल गुड सेक्टर, अब इसमें किया गया कि जो स्किलिंग है वो बढ़ाई जाए कैपिटल गुड सेक्टर में, मतलब लोगों को स्किल मैनेजमेंट सिखाई जाए, इसमें स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स होंगे, इसमें जो स्किल है वो बढ़ाने वाले प्रोग्राम्स होंगे, इसमें ये भी किया जाएगा कि भाई देखिए आपकी जो स्किल है ना, जो भी आपकी स्किल है उसके लिए आपको, जैसे हम कहते हैं ना, एक अगर हम कोई जॉब भी कर रहे हैं या अगर हम कोई सेक्टर में काम भी कर रहे हैं तो भी हमें अपनी स्किल्स जो है हमेशा बढ़ाती रहना पड़ती हैं, हमें नए नए कोर्सेज, नए नए एडवांस मैनेजमेंट के कोर्सेज या आप कह सकते हैं डिप्लोमा या जो भी आप कहते हैं, मतलब अपग्रेड करना पड़ता है हमको हमारी स्किल्स को। तो इस सेक्टर में भी यही बात की जा रही है कि जब हम कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं तो जो आपकी स्किल है, जो लोग इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी स्किल एनहांसमेंट पे काम किया जाए और प्रोफेशनल स्किल जो है वो उनकी डेवलप की जाए, ठीक है। इसके अलावा सेटिंग अप द कॉमन इंजीनियरिंग फैकल्टी सेंटर्स, फैसिलिटी सेंटर्स जिसको बोलते हैं CEFC, इनको बढ़ाया जाए एंड ऑगमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग CEFCs। अब इसमें क्या होगा, ये भी बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, तो बात हो रही है इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो बात हो रही है इंजीनियरिंग फैसिलिटी सर्विसेज की। तो इनको, जिसको हम बोलते हैं CEFCs बोलते हैं, ये इनको नंबर जो है इनके बढ़ाए जाएं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग CEFCs हैं उनको, उन पे ध्यान दिया जाए और उनको ऑगमेंट किया जाए। ऑगमेंट मतलब एक लेवल पे लाया जाए। और ये बात पूरी की पूरी बात हो रही है हेवी इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री की बात की जा रही है ये। अब इसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इज अ मदर ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ये तो मैं आपसे कहा ही था कि जब किसी कंट्री की जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, अगर वो इम्पॉर्टेंट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर वो अपने आप में सही नहीं होगी, अगर वो अपनी जगह पे स्थापित नहीं होगी अच्छे से, उसके पैर जो है ज़मीन पे अच्छे से नहीं होंगे, तो इकोनॉमी जो है वो पूरी चरमरा सकती है। इकोनॉमी जो है, हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारी जो इकोनॉमिक बैकबोन है जिसको आप कहते हैं, वो पूरी पूरी काफ़ी हद तक, पूरी ना भी सही तो काफ़ी हद तक इन पे डिपेंड करती है और उस वजह से इनको बहुत इंपॉर्टेंट है आप इनको अपग्रेड करें और इनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ध्यान दें। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि सरकार ने उठाया है और जिसको उठाना बहुत ज़रूरी था, बहुत अनिवार्य था, इसलिए ये 2 फेजेस में इस पर काम किया जा रहा है। इंडियाज़ कैपिटल गुड सेक्टर कंट्रीब्यूट टू एटलीस्ट 12% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब हमारे यहाँ पूरे भारत में अगर आप बात करते हैं तो जो अगर आप पूरा उसका 100% गिनते हैं तो उसमें से 12% जो है वो मात्र वो सिर्फ केवल इस पे कैपिटल गुड सेक्टर पे ही फोकस करता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और ये तो हम सीधे 12% की बात कर रहे हैं। बाकी चीज़ों को जो ये एज अ बैकहैंड सपोर्ट करता है वो तो हम अभी गिन ही नहीं रहे, ये तो हम बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से 12% करता है और उसके अलावा बैकहैंड सपोर्ट जो है वो एक अलग चीज़ है। प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मिलियन डायरेक्ट एंड 7 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स, और ये एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। तकरीबन 1.4 मिलियन लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है और 7 मिलियन जो है वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एंड दिस इज़ जो हमारे पास बातें हैं, हमें मालूम है एम्प्लॉयमेंट और भी तरह के होते हैं, राइट। हमें डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी मालूम है कि हमें एग्जैक्टली भी मालूम कि यहाँ से है, लेकिन फ़ायदा जो हो रहा है एक आदमी को वो उसी सर्विस से हो रहा है, लेकिन वो सीधा सीधा उससे नहीं जुड़ा है, राइट। तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। तो वैसे ही डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो ये तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं जो कि सीधे इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो और भी ऐसी नंबर्स होंगे और भी ऐसे फिगर्स होंगे जिनको इनसे फ़ायदा मिलता है लेकिन डायरेक्टली वो इनसे नहीं जुड़े हुए। तो ये बातें बताई गई हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण अंग है और कितना ज़रूरी है, राइट। अब अपन आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अपन चल रहे हैं 29 तारीख में ही। अपन बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया, आपको लगेगा कि हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। ऑब्वियसली आप IGKO के स्टूडेंट्स हैं तो आपको हर तरह की न्यूज़ पता होनी चाहिए, जो खासकर जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़। वो ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली प्लेज किया है $704 मिलियन टू सेव ग्रेट बैरियर रीफ। अब ग्रेट बैरियर रीफ तो आपको मालूम होगा, राइट। जब हम बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की तो हमने नाम सुना हुआ है, पैसिफिक में है ये ग्रेट बैरियर रीफ और ये सबसे बड़ा कोरल रीफ माना जाता है पूरी दुनिया का, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें इसमें आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं इसमें आ रही हैं और ये धीरे धीरे कहा जा रहा है कि धीरे धीरे मर रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे जिसको बोलते हैं डिमिनिश होता जा रहा है उसका एरिया भी, और वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, राइट। तो ये जो कदम है ऑस्ट्रेलिया ने उठाया है, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको, जो मूव है इसको कहा गया है कि भाई इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट से हटा ना दिया जाए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ को कि ये
अब जो है इनके प्रिजर्वेशन का कम से कम काम जो है वो एकदम युद्ध स्तर पे चालू कर दिया जाए, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि ग्रेट बैरियर रीफ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मास ब्लीचिंग इवन ड्यूरिंग हीट वेव्स इन 2016, 17 एंड 2020, और बहुत ज़्यादा जो एरियाज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि मास जो हीट वेव है उसके कारण इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, खासकर 2016 से अपन गिनते हैं इसको, तो कि अभी कुछ एरियाज़ हैं उसके वो हार्डली सर्वाइव भी नहीं। अब बेसिकली मास ब्लीचिंग क्या होती है ना, ब्लीचिंग का प्रोसेस आपको मालूम है ना। ब्लीच हम किसको कहते हैं, जैसे लोग जो है आजकल बाल ब्लीच करा लेते हैं, चेहरा ब्लीच करा लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कलर है वो जो है वो दबा दिया जाता है या दूसरे कलर उसको ब्लीच कर दिया जाता है, करने के लिए आपको कहते हैं ना कि भाई ब्लीच कराया है उसने। तो ब्लीच का मतलब क्या होता है कि वो जो कलर है उसको ब्लीच करके आप मध्यम करना या हल्का करना, ठीक है। तो अब इसकी वजह से मास ब्लीचिंग का मतलब ये होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ा है ना, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ा, जब जो स्पाइक हुआ, हीट वेव आई समंदर में, तो उसकी वजह से जो इनके जो मेन जो कलर्स थे, कोरल के जो कलर्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ, एल्गी जो थी उसमें लह रही थी जो उनके टिश्यूज में, है ना। यू नो दैट कोरल्स आर ऑलमोस्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट कोरल्स वी नो दैट द एल्गीज लिव इन देम, राइट, उनके टिश्यूज में वो रहती हैं, तो वो एक्सपेल आउट हो गई, वो बाहर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वो उतनी एक्सपेल आउट हो गई। एक्सपेल आउट होने से क्या हुआ कि इनका जो कलर थे, जो वाइब्रेंट कलर थे कोरल्स के, जिसकी वजह से वो माने जाते थे, जाने जाते हैं दुनिया भर में इतने खूबसूरत, वो कलर्स जो हैं वो डिप्लीट होने लगे और वो ख़त्म होने लगे, उनका जो वाइब्रेंस थी उनकी कलर्स की वो जाने लग गई और वो फीके पड़ने लग गए, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए अब उनको क्या होगा, अगर ये ऐसे फीके पड़ गए तो फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट कराने लायक ही नहीं बचेंगे, राइट। तो इस वजह से अब इन पे काम किया जा रहा है इनके रेस्टोरेशन का, कि कम से कम अब इतने पैसे उसमें लगाए जा रहे हैं कि इनको किसी तरह से भी सेफ गार्ड किया जा सके। अब हम जब बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की, वैसे तो ये मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन हम फिर भी एक बार इनके बारे में पढ़ते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है वर्ल्ड का, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। लोकेटेड कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, इन द कोरल सीज। उसके अलावा द रीफ विच इज लार्ज इनफ टू बी विजिबल फ्रॉम स्पेसेस इज नियरली मेड अप ऑफ 3000 इंडिविजुअल रीफ। अब ये क्या है, कोरल रीफ्स जो है ना, ये बेसिकली दे आर दी एम्बालगमेशन, और यू कैन से दे आर द ग्रुप ऑफ द रीफ्स। और ये कहा जाता है कि हालांकि ये इतनी बड़ी हैं कि अगर आप इनको ऊपर से भी देखेंगे तो बहुत क्लियरली ये दिखती हैं, और तकरीबन 3000 रीफ जो है उनको मिलाकर वो एक जो ग्रुप है, जो जत्था जैसा है उनका, वो बना है, ठीक है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट या वर्ल्ड हेरिटेज एरिया जो डिक्लेयर किया गया था वो किया गया था 1981 में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू थी, इतनी सुंदर ये लगते थे कि इनको आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के तौर पे इनको देखा जाने लगा और इनको एक हेरिटेज के तौर पे नज़र रखने लगे लोग इन पे। अब थ्रेट्स क्या हो रहा है इसको लेके, रीफ को लेके, तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, कोस्टल डेवलपमेंट, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड एंड पोल्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज। अब ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये कोई भी जो भी वजह इसमें दी गई है कि जो थ्रेट है वो कोई भी वजह नेचुरल वजह नहीं है, ये सारी वजह जो है मैन मेड है, हमारी बनाई हुई है, ह्यूमन मेड वजह है। मतलब चाहे आप उसको इंडस्ट्रियल सीवेज को देख लीजिए जो पानी में जाता है, या आप अगर हीट को भी बात करते हैं तो ये भी हमारा जो कार्बन का जो स्तर है जो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है वो हमारे कारण हो रहा है, या आप उसका जो पोल्यूशन है वो हमारी वजह से हो सकता है, या कोस्टल डेवलपमेंट जो है वो हम कर रहे हैं। तो वी आर द रीज़न बिहाइंड इट्स डिस्ट्रक्शन, वेयर एज वी आर नॉट द रीज़न फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। तो हम ऐसी चीज़ों को भी तबाह कर रहे हैं जिसको बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है, मतलब हम उसको संभालने लायक भी नहीं है, ये बात साबित होती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेल्स एंड कोरल्स फॉर ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रियल ओशंस, ये एक और रीज़न है। कोरल डिजीज सच एज ब्लैक बैंड एंड वाइट बैंड इंक्रीज सेडिमेंटेशन, कुछ ओरल कोरल डिजीजेस भी हो जाती हैं जिसके कारण इनका जो सेडिमेंटेशन है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। सेडिमेंटेशन मतलब लेयरिंग जो है वो बढ़ने लगती है, लेयरिंग अगर बढ़ने लगेगी तो धीरे धीरे उसमें ये नष्ट होती जाती हैं। और राइज जो है सी सर्फेस टेम्परेचर में, और सी सर्फेस टेम्परेचर में राइज जो है ये भी काफ़ी कुछ हमारे कारण है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं जितनी चरम पे जाती जा रही है, तो इसका रीज़न कौन है, रीज़न हम है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, बैक टू इंडिया, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी सेंसिटिव इशू विच इज़ रिजर्वेशन, और हम बात करने वाले हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन की। और स्टेट मस्ट ये बात आई है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिजर्वेशन सिस्टम, जो कि इंडिया में है, जो कि आपको मालूम है कि बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत सालों से इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट और बहुत सारी चर्चा होती है। लोग इसको बहुत सही बोलते हैं, कुछ लोग, कई लोग इसको बहुत गलत बोलते हैं। जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है वो उसको जस्ट ठहराते हैं, जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं कि बहुत गलत
सिस्टम है, इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए, कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए। खैर, अब इन सब चीज़ों के बीच में अब इनके बारे में हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज हम एक आपको डिक्लेरेशन बताते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी है। स्टेट मस्ट डिसाइड ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, कोटा एंड प्रमोशंस। ये उन्होंने कह दिया कि भाई स्टेट्स जो हैं, जो कंट्री के जो स्टेट्स हैं, ये उनको डिसाइड करना चाहिए कि उनको कितना शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा रखना है। तो इससे एक बात तो सामने आ गई कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कोटा है वो जैसे जिसको आप बोलते हैं कि स्टेटस को है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये कह के पल्ला झाड़ लिया है एक तरह से कि ये हर स्टेट अपने आप तय करेगा। अब इसमें बात यह हुई है कि SC has turned down Union government's plea to do away with requirement of collecting quantifiable data by center and state to determine presentation of people belonging to SC/STs while implementing services in promotion। अब एक्चुअली एक जो था ना, वो सेंटर ने एक वो लगाया था, सेंटर ने एक प्ली लगाई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस तरह की बात की थी। और जहाँ से ये बात हुई थी कि जो प्रमोशंस होते हैं, जो कि सर्विसेज में प्रमोशन होते हैं, उसमें SC/ST कोटा जो है वो किस तरह से होगा, और उसमें उन्होंने बात की थी कि क्वान्टिफाइबल डेटा जो है वो सेंटर और स्टेट का आएगा और डिटर्मिन करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन क्या है बिलोंगिंग टू SC/ST क्लास, और उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा सर्विसेज रिजर्वेशन का प्रमोशन में। तो इसको उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि भाई जो स्टेट्स हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरह का इसको रखना है या किस बेसिस पे इनको कोटा जो है प्रमोशन में देना है। अब हम बात कर रहे हैं नई सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं कि नई जो भर्तियां होंगी उनमें बात नहीं कर रहे हैं, हम उनमें बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी लोग हैं नौकरियों में, उनके प्रमोशन में किस तरह का कोटा रखा जाना चाहिए। SC ने आगे कहा कि डेटा शुड बी कलेक्टेड फॉर ईच कैडर इंडिविजुअली, नॉट फॉर द एंटायर सर्विसेज ऑफ द टोटल स्टेट वाइज पॉपुलेशन ऑफ 2 सोशली बैकवर्ड कैटेगरीज। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि तुमने एक एक जनरल डेटा या जेनरिक डेटा कलेक्ट कर लिया, आपको जो डेटा है ये आपको इंडिविजुअली कलेक्ट करना पड़ेगा हर कैडर का, ठीक है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि पूरी सर्विस का जो है आपने एक जेनरिक डेटा कलेक्ट कर लिया और स्टेट वाइज पॉपुलेशन का, ऐसा आप नहीं कर सकते। फॉर द 2 सोशली बैकवर्ड कैटेगरीज, कोई भी 2 सोशली बैकवर्ड कैटेगरीज का एक जेनरिक डेटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते स्टेट वाइज सर्विसेज का, आपको इंडिविजुअल कैडर वाइज डेटा कलेक्ट करना होगा। अब इसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 जो है 4A का, ये एम्पावर करता है स्टेट को, है ना, हर प्रदेश को एम्पावर करता है टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन टू SC/ST एम्प्लॉइज इफ दे फील दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन सर्विसेज। अब इसमें ये बोला गया कि जितने ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 16 जो है हमारा 4A का, उसने ये अधिकार दिया है हर स्टेट को, एम्पावर किया है कि भाई वो ये तय कर सके कि प्रोविजन बना सके रिजर्वेशन का, किस मामले में, SC/ST का प्रमोशन को लेकर। अगर एम्प्लॉयज़ को ये लगता है या कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर वो ये महसूस करते हैं कि भाई उनको इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो वो इसके लिए अपील कर सकते हैं और उनको एडिक्वेटली अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अपने सर्विसेज में, तो इसकी अपीलिंग की जा सकती है और स्टेट्स के पास इसका पूरा राइट है, ठीक है। अब बात क्या होती है, SC in Nagraj case 2006 had laid down 3 conditions for promotion of SC/STs in public employment: collect quantifiable data showing backwardness and inadequacy of representation in public employment। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिखानी थी कि SC/ST डेटा की जब हम बात करते हैं या हम उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ये देखा गया कि 2006 में एक 3 कंडीशंस उन्होंने ले डाउन की प्रमोशन का SC की, और वो क्या थी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ये जब हम बात करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात नहीं करते, ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC/ST में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नागराज केस था 2006 का, उस पे वो करते हुए, उसका रेफरल देते हुए उन्होंने ये बात कही कि क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो बैकवर्डनेस शो करना चाहिए उसको, और ये बताना चाहिए कि भाई एडिक्वेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी भी सर्विसेज में नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से, जाति की वजह से, जाति की वजह से, चाहे आप वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी हमारी जाति का जो एक जिसको बोलते हैं ना एक पैरामीटर है वो तय कर लिया गया है, उसके कारण हमको फेयर चांसेस नहीं मिल रहे, हमको एक बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं इक्वालिटी का, जिसको बोलते हैं ना कि इक्वल चांस हमको शायद नहीं मिला है। तो इस तरह की बातें की गई हैं। अब जब हम ये बात करते हैं नागराज की, एक्चुअली M नागराज थे, इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो पिटिशन दायर कर दिया था, और ये इन्होंने किया था 19 अक्टूबर 2006 में। तो ये बड़ा बेंचमार्क इसका वो माना जाता है, इसी के ऊपर जो सब्रवाल, जस्टिस सब्रवाल की बेंच के सामने, और उन्होंने इस पर ये बाद में फिर इसके ऊपर स्टडी की गई और बाद में उसके ऊपर सब्रवाल, जो जस्टिस सब्रवाल थे, उन्होंने इस पर फैसला दिया उनकी बेंच ने, और उसके तहत ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आई नज़र में।
ठीक है। अब हम बात करते हैं काहे कि मेंटेन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी जो है वो देखनी चाहिए, और इसमें हर स्टेट के पास ये पावर होगा कि वो किस तरह से प्रमोशन में वो SC/ST रिजर्वेशन को किस तरह देखता है। इक्वालिटी का मौका सबको मिलना चाहिए, और एक जिसको बोलते हैं बराबरी का मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो रिजर्वेशन है पता चला कि इतना ज़्यादा हो जाए कि वो क्रीमी लेयर जो है वो बाहर हो जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो इसको बोलते हैं सवर्ण वर्ग कहा जाता है जिसको, वो उसके ऊपर भी उसके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, और जो रिजर्व कोटा है उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखने का जो काम है ये गवर्नमेंट के ऊपर है, और इसको किस तरह से आप करेंगे, वर्कआउट करेंगे, ये हर गवर्नमेंट, हर स्टेट, हर राज्य अपने तौर पे तय करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ही हम आ गए हैं 30 तारीख पे। 30 तारीख में हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं इंडिया और ओमान की, जिसने 10th जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की बात कर रहे हैं हम, जिसमें डिफेंस इंगेजमेंट है ये एक तरह का। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, कहाँ पे हुआ है वो, इंडिया के बीच और ओमान के बीच। ओमान जब हम बात करते हैं JMCC बोलते हैं इसको, JMCC इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिफेंस एंगेजमेंट that provide guidance to overall framework of defense exchange between the two sides। ये अपने आप में अपने तरह का सबसे बड़ा डिफेंस एंगेजमेंट माना जाता है, और ये सिम्बायोटिक है। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था कि दो कंट्रीज जब भी कोई किसी भी एंगेजमेंट में आती हैं, किसी भी अलायंस पे आती हैं, किसी भी ट्रीटी पे आती हैं, तो वो हमेशा सिम्बायोटिक रिलेशंस होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब कि एक को दूसरे को पहले से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। तो अपने तरह का पहला है, और ये काहे के लिए होता है, फ्रेमवर्क है ये डिफेंस एक्सचेंज का। ये हम बात कर रहे हैं डिफेंस को मजबूती देने की, और डिफेंस दोनों ही तरह से दोनों ही कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको किस तरह से एक दूसरे को मजबूती प्रदान की जा सकती है, इसके ऊपर ये पूरी चर्चा हुई है। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन वो एस्टैब्लिश्ड इन 1955, बहुत पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये बात है हम बात कर रहे हैं जब हमारी आज़ादी के कुछ सालों बाद की ही बात कर रहे हैं, तकरीबन 10 साल भी पूरे नहीं हुए थे, 8 साल के बाद ओमान से हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्थापित किया गया, और ये हुआ था कब, जवाहरलाल नेहरू के युग में। ठीक है, और इसको अपग्रेड किया गया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में 2008 में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो बेसिक जो लीड था वो किसने लिया था, वो आप कह सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी ने ली थी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, लेकिन उसको बाकी गवर्नमेंट ने भी एज इट इज़ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड इनिशिएटिव। अब इसमें मेजर एरियाज़ क्या हैं कोऑपरेशन के, मेजर एरियाज़ इसमें कोऑपरेशन के हैं। सबसे पहले तो हम डिफेंस, क्योंकि हम डिफेंस एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले डिफेंस। ओमान रिमेन्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर इन गल्फ रीजन। हमारे जो गल्फ रीजन में आपको मालूम है ओमान जो है वो एक गल्फ कंट्री है, और गल्फ रीजन में इंडिया की डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर ओमान को देखा जाता है। विद द 3 आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया कंडक्टिंग रेगुलर बायलैटरल एक्सरसाइजेस, और हमारी जो 3 आर्म फोर्सेज हैं वो जो बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं, जिसको बोलते हैं बायलैटरल एंड यूनिलैटरल एंड मल्टीलैटरल, ये जो होते हैं ये टर्मिनोलॉजी होती हैं, जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके थ्रू अगर हम बात करते हैं तो उनके जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी एक्सरसाइजेस के थ्रू ये जो सिम्बायोटिक वो है यूनियन है, इसको बना के रखा गया है। अब बात करते हैं ओमान हमें बेसिकली क्रिटिकल ऑपरेशनल सपोर्ट भी देता है टू इंडियन नेवल डिप्लॉयमेंट इन अरेबियन सी फॉर एंटी पायरेसी मिशंस। इसकी एक और इंपॉर्टेंस ये आ जाती है कि जो हमारा जो इंडियन ओशन है या हमारी जो इंडियन नेवी है, उसको ओमान क्या करता है, ओमान उसको एक एंटी पायरेसी के तौर पे, एंटी पायरेसी मिशंस के तहत उसको नेवल डिप्लॉयमेंट में भी हेल्प करता है अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कदम माना जाता है। ये हो गया डिफेंस का क्षेत्र। अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजिक पे। स्ट्रैटेजिक की हम जब बात करते हैं तो हम बात करने वाले हैं इंडिया हैज सिक्योर्ड एक्सेस टू ओमान्स पोर्ट ऑफ दोकम फॉर मिलिट्री यूज लॉजिस्टिकल सपोर्ट एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रैटेजी टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमें मालूम है कि चाइना से भी हमारे जो टग ऑफ वॉर है वो बड़ा हेड ऑन पे आ गया है ना। पाकिस्तान के साथ तो है वो तो चलता ही रहता है, चाइना के साथ भी बहुत ही स्थिति जो है वो विकट होती जा रही है या गंभीर होती जा रही है। तो ओमान जो है बेसिकली उसने बोला है कि वो एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है हमको, काहे के लिए अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने देगा वो हमें, अगर हमें स्ट्रैटेजिकली काउंटर करना है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को उस रीजन में। ठीक है, हम रीजन की किस बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गल्फ रीजन की, तो उसमें भी वो हमें सपोर्ट करेगा। उसके अलावा ओमान हैज़ बिन अ की पिलर ऑफ इंडियाज़ वेस्ट एशिया पॉलिसी। हमारा जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उसको लेके अगर हम बात करते हैं तो हमारा ओमान जो है, जिसमें हमने इनिशियल जो सबसे पहले हमने पॉलिसी डिस्कस की थी, उसमें भी जैसे वर्चुअल कंट्रीज़ हैं, जिसमें वर्चुअल समिट हमने सबसे पहले जो बात की थी, जिसमें जितनी जो मिडिल सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं, जो वेस्ट एशिया की कंट्री हैं, उसमें भी हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है ओमान। ठीक है, तो हमारा रिलेशन जो है ओमान के साथ वो बहुत मधुर है, और उसको मधुर बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये सारे कदम उठाने पड़ते हैं। स्ट्रैटेजिक जो
कहते हैं ना ट्रीटीज़ वो साइन करनी पड़ती हैं, और कुछ एक बीच के जिसको बोलते हैं कि दोनों तरफ से आपके लिए भी विन विन सिचुएशन हो, हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन हो, इस तरह की चीज़ें पैदा करनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ड्यूरिंग 2019, अब इकोनॉमिक एंड कमर्शियल क्या है, ड्यूरिंग 2019-20 बायलैटरल ट्रेड was USD 5.93 billion. For Oman, India was third largest source of its import and third largest market for Oman's crude oil export in 2019. अब ये बात हो गई बिजनेस की, ठीक है। बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बात हो रही है लेन देन की, बात हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, बात हो रही है एक दूसरे से क्या चीज़ इंपोर्ट की जाती है, क्या एक्सपोर्ट की जाती है। तो अब इसकी बात करते हैं 2019-20 की अगर हम बात करते हैं तो बायलैटरल ट्रेड, दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो ट्रेड था वो कैसा हुआ था, 5.93 बिलियन का, ठीक है, USD 5.93 बिलियन का हुआ, जिसमें ओमान को इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट फॉर इट्स इंपोर्ट। ओमान के लिए इंडिया जो थी वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री थी जिससे इंपोर्ट की बात हो रही है। और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट था ओमान के लिए क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो दोनों ही तरह से आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट के लिहाज से भी, एक्सपोर्ट के लिहाज से भी, ये दोनों कंट्रीज, चाहे हम अपनी बात कर लें चाहे ओमान की, वी आर वेरी वेरी क्रूशल फॉर ईच अदर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो संबंध हैं इनको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जब हम बात करते हैं कल्चरल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बोथ कंट्रीज हैड वेरी क्लोज कल्चरल रिलेशन सिंस द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू मेसोपोटामियन टेक्स्ट, ओमान वाज नोन एज मेगन। अब ये बात आ गई हिस्ट्री की, हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये बात हो गई कब की, कई मिलियन ईयर्स पहले की, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर क्राइस्ट पीरियड। उस टाइम पे कुछ जो पुरानी जो सभ्यताएं थी, उसमें से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, बहुत सारी सभ्यताओं को कहा जाता है कि कंटेम्प्रेरी माना जाता है, ठीक है। उसमें आप मेसोपोटामिया की मानी जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मानी जाती है, और भी चीज़ें मानी जाती हैं, लेकिन सबसे पहले अब ये स्थापित हो गया है, ये साइंटिस्ट ने आर्कियोलॉजिस्ट ने और सबने ये जो उसके वहाँ के जो भी मिले हैं ना तत्व वगैरह मिले हैं, उनसे ये स्थापित कर दिया गया है कि जो पुरानी सभ्यताओं में भी सबसे पुरानी सभ्यता जो थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन उसकी कंटेम्प्रेरी मानी जाती है, आगे पीछे के युग में मानी जाती है मेसोपोटामिया। और ये कहा जाता है कि ओमान जो था उसका हिस्सा था, और उनके टेक्स्ट के हिसाब से, मेसोपोटामियन टेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टेक्स्ट हमें मिला वो तो हम डिसाइफर ही नहीं कर पाए, है ना। अभी तक आपको मालूम है कि वो पढ़ा ही नहीं जा सका है, उसको डिसाइफर ही नहीं किया जा पाया है, और पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो दौर था वो पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो जाता है। और वो क्यों होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग डिबेटेबल रीजंस दिए हैं। कुछ कहते हैं कि बाढ़ आ गई उससे ख़त्म हो गया, कुछ कहते हैं कि जियोग्राफिकली कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मेट्रॉइड वगैरह हुआ उसकी वजह से हुआ, लेकिन बाढ़ को ज़्यादा बड़ा रीज़न माना जाता है। लेकिन ये ज़रूर है एक बात कि पूरी की पूरी इतनी जो एडवांस सभ्यता थी वो पूरी स्वाइप ऑफ हो जाती है, और उसके बाद उसका कोई भी नामो निशान नहीं बचता है, ठीक है। तो हमारे पास जो उसका टेक्स्ट भी है, हमारे पास जो भी हमें थोड़ा बहुत समझ में आया है वो भी डिसाइफर नहीं किया जा सका है। लेकिन मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अनुसार ये बोला गया है कि ओमान को मगन कहा जाता था, और इस वजह से इनका जो रिलेशन है ये बहुत पुराना जाता है इंडिया के साथ। मतलब उन्होंने ये कहा है कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन वर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड अदर थिंग्स, ठीक है। अब ये मान ले सकते हैं हम, ये बात हो गई हिस्ट्री की। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो ओमान में जाके बसे हुए हैं। आप जब ये बात करते हैं तो तकरीबन ये नंबर आता है 6 लाख के आसपास जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो भी ओमान में रहते हैं, ठीक। अब आते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पे। वी आर ऑन 30th 2001 saw 21% jump in prisoners and death row to 488। अब बेसिकली ये काहे की बात हो रही है डेथ पेनल्टी की। डेथ पेनल्टी मतलब कैपिटल पनिशमेंट। हमारे यहाँ कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, वो डेथ पेनल्टी होती है, और वी कॉल इट व्हाट, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट भी। इसके ऊपर बहुत विवादित ये चीज़ है। कई लोग जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो कहते हैं भाई बहुत ही इनह्यूमन है, तो कैपिटल पनिशमेंट किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, डेथ पेनल्टी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ डेथ पेनल्टी जो होती है वो क्या होती है, वी आर इन द रो के किस तरह की बात की होती है, दैट पीपल आर हंग टू डेथ, है ना, उनको फांसी दी जाती है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की डेथ पेनल्टीज़ होती हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन शेयर होती हैं, शूट किया जाता है, बहुत अलग अलग, किसी को जो इंजेक्शन के थ्रू आपको वो दिया जाता है, जहर दिए मिला के दिया जाता है। तो हर कंट्री की अपनी अपनी अलग डेथ पेनल्टी होती है। अरबिक कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब यू आर स्टोन्ड टू डेथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट।
तो ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट 2001 सॉ हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिजनर्स ऑन डेथ रो सिंस 2016 आल्सो इंक्रीज ऑफ नियरली 21% फ्रॉम 2020। तो अभी ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो कैपिटल पनिशमेंट है अभी अगर आप पीछे कुछ दिनों में देखते हैं, पिछले कुछ सालों में, तो इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, कंपेयर्ड अगर आप करते हैं पुराने डेटा से, पुराने स्टैटिस्टिक्स से जो कि दिया गया है, तो आप तकरीबन देख सकते हैं कि 21% की बढ़ोतरी उसमें हुई है। कैपिटल पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी इज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफेंडर सेंटेंस टू डेथ आफ्टर कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये मैंने आपको बताई दिया कि सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट मानी जाती है कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी, वो दी जाती है जब कोर्ट ऑफ लॉ में आप सिद्ध हो जाते हैं कि आपका जो क्राइम है वो इतना हीनियस है कि उसके लिए आपको इससे कम सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ही आपको डेथ पेनल्टी दी जाती है। पहले ये होता था, अभी भी होता है कि डेथ पेनल्टी की जो गुहार है, माफ़ी की जो गुहार है, वो राष्ट्रपति से मांगी जाती थी, अपने यहाँ भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर उसको चाहे तो उसको नकार सकता है। अगर राष्ट्रपति से भी द्वारा भी वो नकार दी गई तो फिर वो डेथ पेनल्टी फाइनल होती है। ठीक है, हमारे यहाँ कोर्ट्स में आपको मालूम है ना कैसा होता है कि पहले आप जो सेशन कोर्ट है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब बहुत सारी जगहों पे याचिका दर्ज कर सकते हैं और फाइनली वो अगर आप जो मर्सी पिटिशन है वो लगता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के लिए, अगर राष्ट्रपति ने भी उसको खारिज कर दिया तो फिर कोई चारा नहीं बचता। जैसे अभी आपको मालूम होगा कि निर्भया के केस में, जो निर्भया कांड हुआ था, रेप केस हुआ था, जिससे पूरे देश को, पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को दहला दिया था, उसमें जो क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने किया था इतना घिनौना अपराध, उन्होंने पिटिशन लगाई थी, मर्सी पिटिशन लगाई थी प्रेसिडेंट के सामने, जो कि खारिज कर दी गई और थैंकफुली खारिज कर दी गई और उनको फाइनली फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह की उसमें डेथ पेनल्टी का मैंने आपको बताया कि किस तरह से होता है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन या एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिसाब से अगर देखा जाए, है ना, तो 142 कंट्रीज हैव ईदर एबॉलिश डेथ पेनल्टी इन लॉ और इन प्रैक्टिस। अब उनका ये कहना है कि भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिसाब से भी और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका भी कहना है कि भाई 142 कंट्रीज़ ने डेथ पेनल्टी को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया है, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। तो अपने यहाँ के भी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उन्होंने बड़ा इस पर धूम मचाई थी कि आप ऐसे कैसे फांसी दे सकते हैं और ऐसे कैसे मार रहे हैं, आप चाहिए तो पूरी ज़िंदगी भर का वो दे दीजिए, और उनके जो लॉयर्स थे उन्होंने भी उसी तरह की बात की थी। अब बात होती है कि अगर आप इस तरह की हीनियस क्राइम में भी फांसी नहीं देते हैं, चाहे वो कसाब हो, चाहे वो ये रेपिस्ट हो, तो फिर आप बेसिकली लॉ में इनको चेक करेंगे कैसे? मतलब फिर आप कुछ लोगों के लिए तो ये इस तरह की चीज़ है जिसको आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो हमारे यहाँ अभी तक उसको रूल आउट नहीं किया गया है। अब आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट है कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में? इट स्टेट दैट द रियल जस्टिस रिक्वायर्स पीपल टू सफर फॉर देयर रॉन्ग डूइंग एंड टू सफर इन द वे एप्रोप्रिएट फॉर क्राइम, ऑब्वियसली, राइट। ये हमारे यहाँ की जस्टिफिकेशन है कि हमने कहा कि भाई 142 कंट्रीज़ ने एबॉलिश कर दिया होगा, इंडिया अभी नहीं करेगा। द रीज़न बीइंग क्या कि भाई आपने जिस तरह का आपने घिनौना अपराध किया है, जिस तरह का आपका अपराध है, आपको सज़ा भी उसके मुकाबले ही मिलनी चाहिए और प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ठीक है, और जिस तरह के कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी माफ़ी नहीं होती, तो ये हमारा पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आई कि डेटरेंस इफेक्ट ऑन पोटेंशियली वायलेंट ऑफेंडर फॉर होम थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज इनसफिशिएंट रिस्ट्रेन। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सीधे ही होते हैं, कुत्ते की दुम टाइप के होते हैं, उनको आपने भले ही जेल में रख दिया, कुछ भी रख दिया, कुछ ऑफेंडर्स, वो फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर वही गलती करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे वो और बड़ा क्राइम करेंगे, क्योंकि उनको जेल जो है वो उनको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती, राइट। तो कुछ ऐसे ऑफेंडर्स होते हैं जो कि सीरियल ऑफेंडर्स होते हैं, जो कि कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो उनको जो आप कोई और चारा, कोई और रास्ता उनको कर्ब करने का नहीं है सिवाय इसके कि इनको मार दिया जाए, इनको डेथ पेनल्टी दे दी जाए, इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्लोजर एंड विंडिकेशन, इट इज ऑफन आर्ग्यू दैट डेथ पेनल्टी प्रोवाइड क्लोजर फॉर विक्टिम्स फैमिली। और ये माना जाता है, हमारे ये भी बोला जाता है कि एक तरह से इंसाफ का भी बोला जाता है कि इंसाफ भी किया गया है, क्योंकि जो परिवार है, जिसका जो विक्टिम का परिवार है, जिसने इतना भुगता है, जिसने इतना परेशानी भोगी है, जब तक उसके जो गुनहगार था उसको अगर आपने डेथ पेनल्टी नहीं दी या फांसी पर नहीं चढ़ाया, तब तक आप कह सकते हैं कि उनको क्लोजर नहीं मिला या उनको शांति नहीं मिली, वो चलता रहेगा कहीं ना कहीं। तो वो क्लोजर देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा कि जब निर्भया केस के बाद वो जो फांसी हुई थी, तो उसकी मदर ने जब बाद में निर्भया की, ज्योति नाम था उनका, जब उनने बाहर उनकी बेटी का, और उनने बाद में जब वो बयान दिया तो उन्होंने बात बोली कि आज मेरी भी और उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई, राइट। तो ये बात हो रही है उस क्लोजर की।
और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या है, ऑब्वियसली वो कहते हैं कि भाई ये जो है ये रिवोल्यूशन है, ये मॉरली ड्यूबियस है, इसमें आप कैसे कह सकते हैं, और आप भगवान थोड़ा हैं, आप कैसे तय कर सकते हैं कि किसी आदमी ने गलती की या नहीं की, इस तरह की बातें की जाती हैं। फिर एमनेस्टी रिपोर्ट वाले ये भी कहते हैं कि बहुत ही इनह्यूमन है, ह्यूमन लाइफ को वैल्यू करना चाहिए आपको, आप ऐसे कैसे मार सकते हैं। वैल्यूबल थिंग्स इवन ऑफेंडर्स वर्स्ट केस शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो है वो हर आदमी का बेसिक अधिकार है, मूल अधिकार है, आप उससे कैसे किसी को डिप्राइव कर सकते हैं। और आप कोई भगवान तो है नहीं कि आप उसके लिए किसी को तय कर रहे हैं कि किसको जीवन है, किसको मृत्यु मिलनी चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं ये उन्होंने कही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रूटलाइजेशन होगा सोसाइटी का, इसमें लोगों की जो लाइफ के प्रति जो चीज़ें हैं वो नीचे जाएंगी, जो रिलेशन है वर्ल्ड में जिसको बोलते हैं कि जीवन को सबसे ऊपर रखा गया है वो भी डिस्टेबलाइज होगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वो दिए हैं फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स, पर फिलहाल अपने यहाँ ये आर्ग्यूमेंट्स बाय नहीं किए गए हैं थैंकफुली। यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया कॉल्स फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन। हम अपन आ गए हैं 31 तारीख को, 31 जनवरी पे, और बात करने वाले हैं किसकी, यूक्रेन क्राइसिस की। यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया कॉल्स फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन। यूक्रेन क्राइसिस, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा चरम पर चल रहा है। तो इंडिया में हम क्योंकि हम एक्चुअली सोवियत यूनियन से जब बात करते हैं, सोवियत यूनियन बाद में विकटित हो गया और रशिया बन गया, और वो सब हमको मालूम है कि यूएसएसआर की जब हम बात करते हैं तो विकटन के बाद अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी इंडिया का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है वो हमेशा माना गया कहाँ से, यूएसएसआर या रशिया के प्रति। तो इस पर क्या हो रहा है कि इंडिया का जो कॉल है वो बड़ा गंभीर स्थिति में हम अपनी तरफ से आ गए हैं अभी। तो हमें बड़ा सोच समझ के फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। अब इसमें हो ये रहा है कि इंडिया कॉल्स फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन। अब इंडिया क्या कह रहा है कि भाई जो है प्यार मोहब्बत से अच्छे से पीसफुली ये प्रॉब्लम जो है अपनी सॉल्व कर लीजिए। इंडिया कॉल्स फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ सिचुएशन थ्रू सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट फॉर लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन एंड बियॉन्ड। तो हमने क्या बोला कि देखिए हम तो वैसे ही शांति की बात करते हैं, है ना, हम भारतीय हैं, हम शांति की बात करते हैं। तो हमने क्या कहा कि देखिए इसमें आप एक डिप्लोमेटिक जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है वो दोनों कंट्रीज स्थापित कर लें और उस रीजन में जो है वो शांति बनाए रखें। आप एक पीसफुल सेटलमेंट की तरफ बढ़िए, कोई वॉर जो है वो किसी चीज़ का नतीजा या किसी चीज़ का हल जो है वो वॉर नहीं होना चाहिए। पीसफुल सेटलमेंट हो सकता है तो पीसफुल सेटलमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने अपनी तरफ से ये बात बोली है। टेंशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, जिसको बोलते हैं सोवियत स्टेट, जैसे मैंने कहा आपको यूएसएसआर जब विकटित हुआ उसके बाद वो रशिया बन गया। तो एस्केलेट ये कब होना चालू हुए, 2013 में। और ओवर द पॉलिटिकल ट्रेड, जहाँ पे कहाँ से हुआ, ईयू के ऊपर जो ट्रेड था, यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो ट्रेड था, उसके ऊपर से ये जो प्रॉब्लम है ये एस्केलेट होना चालू हुई। और ये बढ़ते 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 आज की डेट में इतनी ज़्यादा ग्रिम हो गई है सिचुएशन कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बेसिकली ये जो नया टेंशन है ये तो चल तो बहुत टाइम से रहा है, लेकिन ये अभी अभी जो नया एस्केलेट हुआ है ये बिल्कुल अभी हुआ है, आप कह सकते हैं दिसंबर में, अभी 2021 के दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों हुआ है, अब इसमें बात आई है घूम फिर के वापस आ गए हैं नेटो पे। नेटो क्या है, नेटो एक इंटर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशनल ट्रीटी है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में हुई है। 30 कंट्रीज़ इसमें हैं, 27 जो है वो यूरोपियन है, 2 जो है वो नॉर्थ अमेरिकन है, 1 जो है वो यूरेशियन है ना। तो इनके बीच में इंटर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनके बीच में संधि हुई थी। ये हुई थी बहुत पहले, ये बात है हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, वहाँ पे संधि हुई थी। अब उसमें क्या हो गया है, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसको। तो इसमें अब प्रॉब्लम क्या हुई है, रशिया को जो मेन अभी जो एस्केलेशन का जो मुद्दा है वो ये है कि एक बार तो वो उसके ऊपर उसकी जो जगह थी वहाँ पे ये कर ही चुके थे, जैसे आप ये कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था जो कि एक ऑटोनॉमस पेनिनसुलर था, कहाँ पर, यूक्रेन के अंदर, सदर्न यूक्रेन के अंदर। तो वहाँ से प्रॉब्लम एस्केलेट होना चालू हुई और अब जाके ये अब किस बात पे अड़ गया है रशिया, अब इस बात पे अड़ गया है, उसने हमेशा रेजिस्ट किया कि भाई नेटो का जो मेंबर है वो यूक्रेन नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि बहुत मजबूती आ जाएगी। तो अब उस पर उन्होंने बिल्कुल ही एकदम जिसको कहते हैं ना वो कर दिया है कि बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अब इस पर क्या हो रहा है कि इस बात को मानने से जो नेटो के जो अलायंस है उन्होंने भी मना कर दिया और यूएस ने भी मना कर दिया, ठीक है, कि भाई ऐसी दादागिरी तो नहीं चलेगी आपकी। तो ये बात हो गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ, एक तरह से बहुत ही टेंशन जो है एस्केलेट हो गया है। अब 2 गुटों में दुनिया फिर से डिवाइड सी होने लग गई है। अब हुआ क्या है कि यूएस ने, जैसे भी आपने सुना होगा कि बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को, है ना, हमें वैसे तो हम हमेशा से माने जाते हैं बहुत कि हमें सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे पास रशिया की तरफ, कि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है रशिया के लिए, लेकिन अभी बाइडेन ने एक स्टेटमेंट कहा कि भाई इंडिया को जो है वो यूएस के लिए खड़ा होना चाहिए, या हमारे साथ खड़े होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया की जो नज़र है वो अभी इस टेंशन जो एस्केलेट हो रहा है
उसके ऊपर है। मतलब आपको ये समझना होगा कि जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ होती है ना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इफेक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और पूरी दुनिया के जो जिसको बोलते हैं ढांचे को, उसको करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी प्रॉब्लम रशिया की चल रही है, यूक्रेन की चल रही है, हमें क्या, ऐसा नहीं होता। इंडिया एक्चुअली बहुत पाइवटल रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि हम उस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं। एशिया में हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री माने जाते हैं, तो सबकी नज़र हमारे ऊपर है। रशिया हमारी तरफ देख रहा है क्योंकि भाई के इस तरह से कि रशिया और इंडिया के तो अलायंस हमेशा बहुत सालों पे वी गो बैक लॉन्ग, वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री टू गो बैक टू। यूएस देख रहा है कि भाई इंडिया जो है उसको हमें समर्थन करना चाहिए। अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें आप देख रहे थे कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और पूरे उस पर जितना भी सिचुएशन है उस पर नज़र रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई टेंशन एस्केलेट हो रहा है, किस तरह से क्या करना है, एंड द सिचुएशन इज़ वेरी ग्रिम। अब इसमें प्यूटन का जो है, जो कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका थोड़ा जो उसको बोलते हैं ना, उनका एटीट्यूड थोड़ा सा सख्त है इस मामले में कि वो नेटो के उस पर वो किसी भी हाल में यूक्रेन को उसका हिस्सा नहीं बनने देना चाह रहे। अब हो क्या रहा है कि ऑलरेडी जो ट्रूप्स हैं, रशियन ट्रूप्स, वो पहुंच चुकी हैं, वो तैनात हो चुकी हैं। तो ये मान के चला जा रहा है कि भाई ये कभी भी किसी भी समय हमला कर सकते हैं यूक्रेन पे। हालांकि रशिया बार बार इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन मानने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रूप जो है वो ऑलरेडी स्टेप अप हो चुका है, ठीक है। और ये चीज़ ये 2014 में पहले कर चुके हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप इनकी बात पे बिल्कुल इस तरह भरोसा कीजिए कि इन्होंने मना कर दिया तो ये नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि नेटो के अलायंस ने रिजेक्ट कर दिया, रशिया का और वेस्ट का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है यूक्रेन में। अब यूक्रेन और रशिया बेसिकली देखा जाए तो उनकी कल्चरल हिस्ट्री बहुत सालों पहले जाती है। यूक्रेन और रशिया बहुत ज़्यादा कल्चरली रिलेटेड थे, इनकी जो कल्चरल हिस्ट्री है वो बहुत पहले से जाती है। इसमें आप फेमिलियल लिंक्स बहुत पहले से जाते हैं, इनका जो हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा पहले से एक साथ चलता है और इनके इमोशनल कनेक्ट जो है, जो हेरिटेज कनेक्ट है, वो भी बहुत पुराना चलता है। लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों को, जो मानवीय संवेदनाएँ, मानवीय भावनाएँ या कल्चरल या हेरिटेज जो भी है, इन सबको ताक पे रख दिया गया है। काहे के लिए? पॉलिटिक्स के लिए, पावर के लिए और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं बैक टू इंडिया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट आईडीज, ठीक है। अब गवर्नमेंट मूट प्लान टू लिंक आईडीज, डिजिटल आईडीज। मूट प्लान अगर आपको मालूम है तो आपको मालूम होगा, आपने मूट कोर्ट सुने होंगे, राइट। तो उसी तरह मूट प्लान है गवर्नमेंट का। ये हम आ गए हैं 31 पे। और इसमें क्या किया है उन्होंने कहा है कि भाई जितनी भी आईडीज़ हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए। क्या हो रहा है? इट सीक्स टू एस्टैब्लिश फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ टू ऑप्टिमाइज नंबर ऑफ डिजिटल आइडेंटिटीज़ दैट अ सिटीजन नीड्स टू हैव। अब हो क्या रहा है, हमारी बहुत सारी आईडीज़ हैं, है ना, हर तौर पे हमें एक अलग आईडी मिल जाती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे इशूज़ हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है ना, लिंकअप करने की बात हो रही है डिजिटल आईडीज़ को, कि आपको एक दूसरे से आईडीज़ जो है वो लिंकअप कर लीजिए ताकि जो डेटा है वो एक तरह संग्रहित हो सके और एक सा डेटा मिल सके गवर्नमेंट को। ये जो हैसल है अलग अलग आईडीज़ का, वो ख़त्म हो जाए। अब इसका क्या है? प्लान इज टू लिंक various consumer identification data into a single unique ID for digital transaction such as authentication and eKYC services. अब जैसे मैंने कहा कि सारी जो अलग अलग आईडीज़ हैं, है ना, आपको अलग अलग आईडीज़ मिलती हैं। स्टूडेंट के तौर पे अलग मिलेगी, अगर आप वर्कर हैं तो अलग मिलेगी, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अलग मिलेगी, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आपको अलग मिलेगी, अगर आप फार्मर हैं तो आपको अलग आईडीज़ मिलेंगी, कस्टमर हैं तो अलग आईडी मिलेगी। तो इसके चक्कर में क्या होता है, बहुत सारा डेटा जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई ये जो डिजिटल डेटा है इसको थोड़ा सा कंसाइज किया जाए, थोड़ा सा इसको साथ में लाया जाए, थोड़ा सा इसको आपस में रिलेट किया जाए ताकि एक जगह पे एक जो कंसाइज सा डेटा है वो मिल सके हमें, ठीक है। एक यूनिक आईडी हम क्रिएट कर सकें जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन सच एज ऑथेंटिकेशन होता है या केवाईसी होता है। केवाईसी क्या होता है आपको मालूम है ना, बैंक्स में केवाईसी मांगते हैं, या अगर आप फॉर दैट मैटर अगर आप पेटीएम या बाकी इस तरह के भी अगर आप जो चैनल्स जो पेटीएम हो गया या फ़ोन पे हो गया, इसमें भी केवाईसी करनी पड़ती है आपको, या जब आप यूपीआई पेमेंट्स करते हैं तो आपको केवाईसी करनी पड़ती है। केवाईसी क्या होती है? नो योर कस्टमर। बैंक्स में पहले सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक है, नो योर कस्टमर। तो ये eKYCs जो होती हैं ये ईजी हो सके, इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो सके, उसके लिए एक आइडेंटिटी बनना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, है ना। At present, ministry and state are required to create several identities for the same citizen acting in different capacities like student, teacher, farmer। जैसे मैंने कहा कि आज की तारीख में क्या होता है, अभी भी वो दिक्कत है कि अभी भी स्टेट और सेंट्रल की बहुत सारी आईडीज़ जो है वो बनानी पड़ती है। एक ही आदमी की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं, आईडीज़ हो सकती हैं, राइट। तो उसको पूरे के पूरे को हमें सिंगल करना है, ये इसका मूल मंत्र है। Our proposal is a part of Electronic Information Technology India Enterprise Architecture 2
0.0 फ्रेमवर्क। अभी बेसिकली क्या हुआ है, इसको आप कह सकते हैं कि ये किसने इसको वो कहा है, इसकी जो शुरुआत है वो किसने की है, जो प्रपोज है वो किसने किया है, ये आइडिया प्रपोज किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन ने, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। उन्होंने कहा कि भाई सबको डिजिटलाइज कर दिया जाए, सारी जो आईडीज़ हैं उनको साथ में लाया जाए, सबको सिंक्रोनाइज कर दिया जाए। इतनी सारी 10 आईडीज़ रखने का क्या मतलब है, पॉइंट क्या है इसका, है ना। तो ये जो है उन्होंने कहा कि इस तरह का उन्होंने इसका एक प्रपोजल दिया है। और ये किसके अंतर्गत दिया है उन्होंने, ये अंतर्गत दिया है उन्होंने इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 फ्रेमवर्क के तहत। ठीक है, कि इसके अंतर्गत अपन इसमें ये बदलाव लाते हैं। अब basically India framework notified in 2018 promote the evolution of digital ecosystems. It consists of set of principles and architectural pattern enable to development of the large digital system. What the focus of public interest? अब basically क्या है, India framework क्या है, ठीक है। इंडिया फ्रेमवर्क जो है ये 2018 में शुरुआत की गई थी इसकी, और इसको किस तरह से किया गया था कि भाई अब डिजिटल जो इकोसिस्टम है वो बनाया जाए कंट्री में, है ना, डिजिटल एडवांसमेंट की तरफ या डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ एडवांस किया जाए, और इसको जो ग्रोथ है जो बेसिकली है वो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो, इस तरह से ड्रिवन हो कि पब्लिक सेक्टर में और जो सिटीजन्स हैं उनको बेहतर सर्विसेज और बेहतर जिसको कहते हैं ना बेहतर मौके, बेहतर सर्विसेज वो प्रोवाइड कराई जा सके, और बेहतर फ्रेमवर्क हम बना सकें, डिजिटल फ्रेमवर्क जो हम कंट्री के लिए बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी सर्विसेज आएंगी। ठीक है, और डिजिटल जब डिजिटलाइजेशन होगा तो उसके तहत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी होगा और ज़्यादा इम्पैक्ट भी होगा। तो उसके अंतर्गत ये उन्होंने एक मिशन जो है वो बनाया था। अब डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अडेप्टिव एंड ओपन सोशियो टेक्निकल सिस्टम विद प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, जब बात हमने की कहे कि डिजिटल इकोसिस्टम की, तो उसका मतलब ये है कि एक डिजिटल इकोसिस्टम मतलब पूरा का पूरा एक जो उसको बोलते हैं ना एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें स्टेबिलिटी भी हो, जिसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो, स्केलेबिलिटी हो, जो कि हम अपने आप आत्मनिर्भर बन सकें, हम अपना जो काम है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ढंग से कर सकें, जो बैलेंस है वो बन सके, जितने सिटीजन्स या जितने भी लोग इसके अंदर आते हैं, जितने भी लोग इसमें काम करते हैं, उनको अपने आप में इतने सक्षम हो सकें कि वो डिजिटली एक्वायर कर सकें अपनी स्किल्स को, डिजिटली अपग्रेड कर सकें अपनी स्किल्स को, और डिजिटली यूज़ कर सकें अपनी सर्विसेज का या अपनी राइट्स का, है ना। तो इस तरह का माहौल हमें बनाना है, इस तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। अब जब हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, तो हम आ जाते हैं एक और चीज़ पे। डिजिटल जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि हर चीज़ की एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, राइट। हम आ गए 1 तारीख पर। अब हम बात करने वाले हैं पेगासस की। पेगासस ये नाम आपने सुना होगा, ये बेसिकली माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था जिसमें घोड़ा था जिसके पर हैं, है ना। बहुत फेमस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ये माना जाता है, हमारा नहीं है, बाहर की माइथोलॉजी का माना जाता है, ग्रीक माइथोलॉजी का। लेकिन उसके नाम पर एक स्पाईवेयर जो है वो बनाया है इसराइल ने, इसराइल के NSO ने उसका यहाँ पे, हाँ, NSO ग्रुप ने एक स्पाईवेयर बनाया है जो कि अपनी तरह का सबसे शक्तिशाली स्पाईवेयर माना जाता है, अपनी तरह का सबसे शक्तिशाली वो माना जाता है जो आज तक बना है, हैकिंग स्पाईवेयर माना जाता है जो आज तक बना है। और पेगासस जो है बेसिकली मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है, बहुत हाई एंड स्पाईवेयर है, मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है, जो कि इजरायली साइबर सिक्योरिटी ने हालांकि इसको बनाया है। लेकिन अब क्या है कि इस टेक्नोलॉजी के अच्छे भी यूज़ होते हैं, बुरे भी यूज़ होते हैं। ये बनाया काय के लिए गया है, ये बनाया गया है वेटेड गवर्नमेंट्स को देने के लिए, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल वेटेड गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है, और उन्हीं को इसका वो दिया गया है कि भाई सिर्फ वही इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है सर्विलेंस, ये 24 आवर सर्विलेंस सॉफ्टवेयर माना जाता है, और अपनी तरह का सबसे स्ट्रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि पहले तो क्या होती थी कि स्पाईवेयर की लिंक्स आती थी, जो कि लोग ने अगर कोई एंड यूज़र है उसने यूज़ कर ली गलती से, तो उसके फ़ोन में या एंड्रॉयड में या iOS जो भी फ़ोन है उसका, उसमें वो डाउनलोड हो जाता था, और उस पर 24 आवर्स नज़र रखी जा सकती थी, उसके फ़ोन कॉल्स टैप किए जा सकते थे, फ़ोन रिकॉर्ड जो भी डेटा उसके फ़ोन में है वो एक्सेस किया जा सकता था। अगर वो अपने कैमरे से कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है तो वो रिकॉर्ड किया जा सकता था, उस पर नज़र रखी जा सकती थी, सब कुछ देखा जा सकता था। मतलब आप इसको कह सकते हैं A to Z 24 आवर्स सर्विलेंस थी, राइट। लेकिन अब ये और ज़्यादा एडवांस हो गया है, अब ये हो गया है कि ज़ीरो रिस्पॉन्स वाला बन गया है। ये ज़ीरो रिस्पॉन्स मतलब भले ही आप करें या ना करें आपको एक लिंक भेजी गई, भले ही आप उसको एक्सेस करना करें ना करें, तो भी उस पर उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, जो स्पाईवेयर है, वो वर्क कर सकता है थ्रू डिफरेंट मोड्स। ये एक आ गया है उसमें। अब इसमें क्या हुआ है कि इसको बहुत सारी बहस चल रही है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा चल रही है पेगासस की। अब ये बेसिकली दिया तो वेटेड गवर्नमेंट को ही सोल्ड किया जाता है, और होता भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसके मिलिट्री यूसेज की वजह से इसको अच्छा माना जाता है, या मिलिट्री यूजर्स की वजह से इसको इतनी इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है और इतनी इसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको रिपोर्ट किया कि इंडिया ने पेगासस स्पाईवेयर ख़रीदा है, ठीक है, और इसराइल से, जिसको वेपन डील के अंतर्गत इसने इसको स्पाईवेयर
स्पाईवेयर को ख़रीदा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ बनी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूज़ बनी कि भाई हिंदुस्तान के पास जो है वो पेगासस स्पाईवेयर आ गया है, और अगर ये आ गया है तो उसका इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री यूजेस के में किया जा सकता है, और ये हमने ख़रीदा भी मिलिट्री डील के अंतर्गत है। ठीक है, अब अर्लियर सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपॉइंट किया था, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टडी की जब ये आई न्यूज़, उसके ऊपर इन्होंने अपॉइंट की बेंच को, एक पैनल देखा 3 लोगों का की बेंच उन्होंने संगठित की, और सुप्रीम कोर्ट ने बिठा दी कि भाई इसका जो है वो विश्लेषण किया जाए, देखिए आप कि क्यों हुआ है। अब उन्होंने इसके एलिगेशन को देखा और उन्होंने कहा कि सर्विलेंस जो है स्पाईवेयर का वो किस तरह से होता है वो देखना है, और किस तरह से जो एलिगेशन लगे हैं वो कितने सही हैं ये आपको टेस्ट करना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ये देखा गया कि बाद में जो पेगासस जो है वो सब्सिडाइज कह दिया गया, और इसको बोला गया कि पार्लियामेंट्री डिबेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट ने हमारी बोला। इसके बाद कम्युनिकेशन सर्विलेंस जो होता है वो इंडिया में कैसे टेक प्लेस करता है। अगर हम अपनी बात करते हैं, देश की बात करते हैं, ये तो हो गया कि पेगासस स्पाईवेयर का हमारे ऊपर ये लगा है कि भाई इंडिया ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है इसराइल से। पर अगर हम अपने यहाँ की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सर्विलेंस कैसे होता है हमारे यहाँ इंडिया में, तो 2 तरह से होता है प्राइमरली। पहला होता है टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत जो कि 1885 में थी, और दूसरा होता है IT एक्ट के अंतर्गत जो कि 2000 की बात हो रही है। दोनों ही लॉज में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास ही ये राइट है कि कुछ अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, कोई ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जो कि सरकार के लिए या देश के लिए हानिकारक हो सकती हैं, हमारी अखंडता पे के लिए हानिकारक हो सकती हैं, सॉवरेनिटी के लिए, देश की या सिक्योरिटी की दृष्टि से खतरनाक हो सकती हैं, तो वो सर्विलेंस लगाया जाएगा। लेकिन वो प्राइवेट उस पर नहीं लगाया जाएगा, प्राइवेट बॉडी उसको नहीं लगा सकती। सर्विलेंस इज नॉट ऑन प्राइवेट एक्टर्स। ये प्राइवेट एक्टर्स पे, पहले लोग क्या करते थे, प्राइवेट एक्टर्स वगैरह को, जिनका भी होता था फ़ोन वगैरह टैप, आपने फिल्मों में देखा होगा ना तो उसके अंतर्गत आया कि भाई साहब ये नहीं हो सकता। ये जो है बहुत इसकी वो लगा दी गई कि सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में ये चीज़ की जा सकती है, इन्हीं कंडीशंस में सर्विलेंस बिठाई जा सकती है। अंडर टेलीग्राफ एक्ट 1885, government can intercept calls only in certain situations like interest of sovereignty and integrity of India, friendly relations with foreign states, etc. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसमें बोला गया था कि भाई ये सब तभी हो सकता है जब देश के ऊपर कोई बात हो, ख़तरे की बात हो, सॉवरेनिटी की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो। अगर कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है तो ही ये किया जा सकता है, ऐसे मन मर्जी से टैप नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं गेल की। गेल जैसे आपको मालूम है कि क्या, GAIL गेल, इस ONGC और गेल आपको मालूम होगा, राइट। ONGC जो है वो नेचुरल गैस की बात करता है, गेल जो है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करता है। ठीक है, अभी अपने आप में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो नेचुरल गैस रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उस पर फोकस कर रहा है गेल। अभी गेल का मिशन कहा जाता है कि उसको एमिशन को, जो कार्बन एमिशन है उसको कंट्रोल करना है और रिन्यूएबल एनर्जीज को बढ़ाना है। अब गेल starts India's maiden project on blending hydrogen into CGD networks at इंदौर। इंदौर में ये वर्क हुआ है। अब हाइड्रोजन पे उसका बहुत ज़्यादा फोकस है, ब्लेंड करना चाहता है हाइड्रोजन को। क्यों ब्लेंड करना चाहता है? क्योंकि बहुत ही प्योर फॉर्म माना जाता है ये, और ये कहा जाता है कि इसके जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर के अलावा कुछ नहीं होता, तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत मानी है गेल ने। अब इन लाइन विद नेशनल हाइड्रोजन मिशन, गेल हैज़ कमर्शियल इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू द नेचुरल गैस सिस्टम टू एस्टैब्लिश द टेक्नो कमर्शियल feasibility of blending hydrogen in the city gas distribution CGD network। अब पहली बार जो नेशनल हाइड्रोजन को के मिशन के तहत गेल ने उससे कोलैबोरेट करने की कोशिश की है, और गेल ने कहा है कि उसको कमेंस किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने तरह का एक पहला उन्होंने किया कि प्रोजेक्ट जिसमें मिक्स किया जाएगा काहे को, हाइड्रोजन को इनटू द नेचुरल गैस सिस्टम। जैसा कि मैंने कहा ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्लीन गैस होती है, उसका बाय प्रोडक्ट वाटर के अलावा कुछ नहीं होता। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई इसकी जो फीसिबिलिटी है इसको देखा जाएगा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इसको अमेलगमेट किया जाएगा या इसमें मिक्स किया जाएगा। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्लेंड 15% ग्रीन हाइड्रोजन विद पाइप्ड नेचुरल गैस, PNG जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पाइप नेचुरल गैस आजकल आपको मालूम है कि जगह जगहों पे जब हम बात करते हैं बड़े शहरों की तो वहाँ पे पाइप नेचुरल गैसेस आ गई हैं। तो अभी सिर्फ पाइप नेचुरल गैस पे उन्होंने किया है, PNG पे, CNG पे अभी ये नहीं हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, 15% जो है वो मलाई जाएगी, और डोमेस्टिक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में इसको पहले इस्तेमाल करके देखा जाएगा कि किस तरह से इसकी जो पायलट स्कीम आप कह सकते हैं इसको, एक तरह का पायलट स्कीम है। पहले 15% PNG में मिला के देखा जाएगा कि इसके क्या रिजल्ट आते हैं, चाहे जब वो डोमेस्टिक यूज़ में बात हो रही है या कमर्शियल यूज़ में बात हो रही है, या जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में 15% स्टार्ट करके देखा जाएगा।
अब जैसे मैंने कहा कि ब्लेंडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हाइड्रोजन के नेचुरल गैस में। पहली बात तो ये होती है कि ब्लेंडिंग इंटीग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइन एंड रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ मीथेन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अभी जो फोकस है गेल का वो क्या है, कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना। ये बहुत बड़ा उसका फोकस है, उसने रखा है कि रिन्यूएबल सोर्सेज को बढ़ाना है और कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना है। तो अगर हम हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन मिक्स करने से होता है कि अगर आप नेचुरल गैस पाइपलाइंस में हाइड्रोजन मिक्स करते हैं तो मीथेन की जो संख्या है, जो मीथेन की जो मात्रा है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है कार्बन में। ठीक है, हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम बोलेंगे HCNG, ये 70% ज़्यादा इफेक्टिव है काहे में, मोनोक्साइड जो है, कार्बन मोनोक्साइड का जो एमिशन है उसको रोकने में, उसको कंपेरेटिवली उसकी बचत करने में, उसको रोकथाम करने में उसकी कंपेयर टू CNG, जो कि आपको मालूम है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारे यहाँ जो बोली जाती है। ठीक है, ये जो है ज़्यादा सेफर है, ज़्यादा ईजी है। नेचुरल गैस दैट इज कंटेन वेरी लो एनर्जी कंटेंट फ्रॉम हाइड्रोजन दैट इज अप टू 30% ऑन वॉल्यूम, और इसका पावर आउटपुट जो है वो भी बेटर है कंपेयर टू CNG। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हम आ गए हैं 2 तारीख पे, जो कि हमारी आज लास्ट डेट है फॉर द वीक इन ब्रीफ, और हम आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेक्स इंडक्शन ऑफ वुमेन फाइटर पायलट इन IAF एज परमानेंट स्कीम। आपको जैसे कि मालूम है कि आज तक जो इंडियन वुमेन होती थी, जो इंडियन वुमेन पायलट थी, उनको जो शॉर्ट कमीशन के तहत लिया जाता था फोर्सेस में, है ना, खासकर जब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बात बोली है, और बहुत ही वेलकम डिसीजन था ये मिनिस्ट्री का, बहुत ही अपलॉड किया गया है इसको, कि जो वुमेन फाइटर पायलट थी उनको AF में, IAF में, इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट जो जिसको बोलते हैं इंडक्शन के तौर पे लिया जा रहा है, या परमानेंटली कमीशन किया जा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट एक्सपेरिमेंटल स्कीम फॉर इंडक्शन ऑफ वुमेन फाइटर पायलट इन IAF इनटू अ परमानेंट स्कीम, एंड दिस इज अ वेरी 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 अपलॉडेबल डिसीजन, जिसको जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, बहुत अच्छा नींव का पत्थर माना जा रहा है ये एक तरफ से, और फेमिनिन और जिसको हम बोलते हैं फेमिनिज्म के लिहाज से भी इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी और पढ़ी गई हैं। ठीक है, अ टोटल ऑफ 16 वुमेन हैव बीन कमीशन्ड एज अ फाइटर पायलट आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल स्कीम ऑफ द इंडक्शन। 16 जो महिला पायलट्स हैं उनको इंडक्शन किया गया है इसके तहत, और इसको एज अ परमानेंट कमीशन देखा जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। पहले परमानेंट कमीशंस नहीं होते थे। जब आपने गुंजन सक्सेना भी अगर देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि वो SSC के थ्रू आई थी, है ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू एडमिशंस होते थे, परमानेंट कमीशन नहीं होता था महिलाओं का। 2021 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द वुमेन बी अलाउड टू फेस नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम फॉर गेनिंग कमीशन एज ऑफिसर्स इन डिफेंस सर्विसेज। ये जो था सुप्रीम कोर्ट ने इसका 2021 में इसका निर्णय सुनाया था कि भाई औरतों को भी जो है वो जिसको बोलते हैं ना हम नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, जो कि खड़कवासला में है, आपको मालूम होगा कि उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका देने का मौका दिया जाए, जिसके थ्रू वो सीधे डायरेक्टली डिफेंस में कमीशन हो सके। Following this, and informed the 3 services chief have agreed for permanent commission for women and their entry into DNDA। इसके बाद क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो उसके बाद जो तीनों जो हमारे डिफेंस स्टाफ है हमारा, तीनों जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री, उनके जो हेड्स थे, उनके जो डिफेंस के जो चीफ थे, उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई परमानेंट कमीशन जो है वो महिलाओं को दिया जाए, काहे में, NDA के अंदर। ठीक है, इसमें जो चीज़ जो हमारे सीरियस थे उनका भी इसमें रोल रहा था, जो हमारे सीरियस जिनकी फिर बाद में आपको पता है कि अभी भी बहुत ही ट्रैजिक हादसे में जिनका चॉपर क्रैश हो गया था और उनका देहांत हो गया, जो कि हमारे कंट्री के पहले सीरियस थे, बिपिन रावत जी, है ना। उसके बाद करंटली इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एनलिस्ट किया कितना फीमेल कैंडिडेट्स को, 0.56%, 1.08% एंड 6.5% फीमेल कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली, जिसमें बात हो रही है किस किस की। सबसे कम है जो इंडियन आर्मी में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो नेवी में है, और सबसे जो बीच का है वो इंडियन एयरफोर्स में है, 1.08% जो है वो एयरफोर्स में है। रीजन फॉर लो नंबर ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज, लो एक्सेप्टेंस वुमेन इन लीडरशिप रोल अमंग मेल सोल्जर्स, फिजिकल लिमिटेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सेपरेट टॉयलेट एटसेट्रा। अब अभी तक क्या होता था, ये रीजंस हैं, और ये रीजंस वैलिड रीजंस भी हैं कि आज तक महिलाओं का जो एडमिशन था वो कम क्यों होता था, क्योंकि एक तो इससे कहा जाता था इट्स अ मैंस वर्ल्ड, है ना। एक ये धारणा बनी हुई थी कि लड़ना और ये सरहदों पर जाना तो आदमियों का काम है, औरतों का काम है घर में चूल्हा चौका देखना, ये एक मानसिकता बनी हुई थी।
लेकिन इसके पीछे क्या वजह क्या थी? कोई भी अगर मानसिकता बनती है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। पहली बात तो ये कि माना जाता है कि औरतें जो है शारीरिक रूप से दुर्बल होती हैं, जहाँ पे बात करते हैं हम मर्दों की, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। फिर ये बोला गया कि भाई उनकी फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप में बहुत होती हैं, है ना। उनके वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं जिसमें दिक्कत हो सकती है, बाकी और भी तरह की उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। फिर क्योंकि मेल डोमिनेंट एरिया है, मेल डोमिनेंट सर्विसेज हैं, तो उसमें टॉयलेट्स प्रॉपर नहीं होंगे या सैनिटेशन की प्रॉपर दिक्कत होगी, तो महिलाओं के साथ वो थोड़ी सी दिक्कत थी। उसके अलावा जब हम कहते हैं कि पेट्रियार्कल, क्योंकि हमारे यहाँ की सोसाइटी का जो ढांचा है वो बड़ा पेट्रियार्कल था, तो माना गया कि भाई जो आदमियों के जो मतलब जो है ग्रुप्स हैं, है ना, आदमी क्योंकि डोमिनेंट हैं, फीमेल और फीमेल्स आएंगी भी तो कितनी आएंगी, तो लीडरशिप पोजीशन में अगर महिला होंगी तो उनको जो आदमियों का जो संगठन है, जो ग्रुप है या जो भी कॉर्डन है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह के एक लिमिटेशंस थी, जो साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस और बैरियर्स थे, जिसके तहत आज तक ये चीज़ नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूल आउट कर दिया है और अब औरतों को परमानेंट कमीशन दिया जाने लगा है, जो कि बहुत बहुत सही चीज़ है, क्योंकि उनको सेरेब्रल इक्वालिटी दिखाने का मौका मिला है। अब हम बात करते हैं, अगेन हम 2 तारीख पे बात कर रहे हैं, अब हम बात करने वाले हैं काई की, हम बात करने वाले हैं नेशनल रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका 50 साल पूरे हुए हैं उसके इंसेप्शन के। ये जो था ये नैरोबी में कीनिया में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके 50 साल जो इसके इस्टेब्लिशमेंट के हैं वो भी पूरे हुए हैं। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है इसको देखा जाता है, इसका देखा जाता है कि पूरी दुनिया में जो भी एनवायरमेंट की जो कंसर्न्स हैं उनको किस तरह से रेगुलेट करना है, उसको किस तरह से बैलेंस करना है, उस पर इसका फोकस होता है, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन विच इंक्लूड नेट जीरो एसेट ओनर अलायंस, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, सीड कैपिटल असिस्टेंस फैसिलिटी फॉर लो कार्बन प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो बेसिकली इसका जो शुरुआत थी है, वर्क जो बात हम जब कर रहे हैं इसकी अभी, तो ये इसका सीधा से रोल है कि भाई आपका जो कार्बन एमिशन है वो कंट्रोल किया जाए, जो पेड़ पौधे हैं, प्लांटेशन है, वो बड़े स्केल पे बढ़ाया जाए, एनवायरनमेंट को जो है वो डैमेज होने से बचाया जाए। उसके अलावा जो कार्बन प्रोजेक्ट हैं वो लो कार्बन प्रोजेक्ट जो है उनको स्केल किया जाए, मीथेन का या मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये बेसिक इसका फंक्शन है जिस पे वर्क किया जाता है कि किस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं पूरी दुनिया के स्तर पे, ठीक है। और इसका जो संगठन बनाया गया था इसका भी यही उद्देश्य था, ठीक है। इसको नैरोबी कीनिया में बनाया गया था, नायरोबी कीनिया में इसका पहला जो हुआ था वो बनाया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ से ये माना जाता है और साल दर साल जो है ये मजबूत होता जा रहा है। Nature action including adaptation of system of environmental economic accounting, ecosystem accounting, launching UN Decade of Ecosystem Restoration 2020-30। 2021 से लेकर 30 तक का इन्होंने अभी विजन बनाया है, जिसमें ये बात कर रहे हैं काई की इकोनॉमिक अकाउंटिंग की, किसके बेसिस पे, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम के बेसिस पे। उसके अलावा UN Decade इन्होंने इसको बोला है काय पे, UN Decade इन्होंने लॉन्च किया है 21 से लेकर 30 तक। काहे के लिए, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का इन्होंने डिकेड उसको बोला है। तो ये जो थोड़ी सी बात है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि इसको लॉन्च किया है इन्होंने, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। फाइन, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूज़, ये आपके काम का हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं IGKO की। अब हम जब बात करते हैं ये कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें बेसिकली 193 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, ठीक है। हम भी इसका हिस्सा हैं और इस वजह से हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। वर्ल्ड तो है ही और बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा संगठन इसको माना जाता है। 193 कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है, जो कि अलग अलग बिजनेस सोसाइटी रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। उसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के, बिजनेस के, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी इसका हिस्सा हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आ जाती हैं और सब इस मिशन से, इस काज से जुड़ना चाहते हैं, राइट। बिकॉज आपके ऑब्वियसली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम, सब लोग, सारी कंट्रीज, सारी सोसाइटी, सारे बिजनेसेस उससे इम्पैक्ट होते हैं। तो इसके बाद इसमें 7 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज ऑफ वर्क है, 7 ऐसी प्राइमरी चीज़ें हैं जिस पे वर्क करता है। हम इस पर वर्क कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं इसको। पहली चीज़ ये वर्क करता है क्लाइमेटिक चेंज पे। क्लाइमेट चेंज मतलब किस तरह का जो पर्यावरण है उसमें किस तरह का चेंजेस आ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ये उस पर वर्क करता है। दूसरा ये बात करता है डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की, जो डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं कि भाई आपस में जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हो रही हैं वो भी, और जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उस पर भी, तो ये वर्क करता है। इकोसिस्टम मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली है ही कि आपको इकोसिस्टम को किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से बैलेंस आउट करना है। एनवायरमेंटल गवर्नेंस पे बात करता है ये, केमिकल एंड वेस्ट पे बात करता है ये, रिसोर्स एफिशिएंसी पे बात करता है ये,
और इन्वायरमेंटल अंडर रिव्यू। तो ये 7 इसके मेन पॉइंट हैं जिसपे के तहत ये काम करता है, ठीक है। इसमें रिसोर्स एफिशिएंसी, वेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, कि आपको वेस्ट जो है वो केमिकल एंड वेस्ट को आपको कैसे रिसाइकिल करना है, अपसाइकिल करना है, उसको आप कैसे आप मैनेज कर सकते हो, या आपकी जो रिसोर्सेज है वो कैसे आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो उनकी एफिशिएंसी पे। उसके अलावा आप एनवायरनमेंट को आप रिव्यू कर सकते हो कि भाई कहाँ पे, ठीक है, हमने रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पे ये चीज़ है जो बेटर हुई है, यहाँ पे कार्बन एमिशन कम हुआ है, इसकी वजह से हालात सुधरे हैं, हालात बिगड़े हैं, ये जो है ये पूरा रिव्यू का जो काम है ये भी वो करते हैं। तो इनके अंदर 7 थीमेटिक एरियाज है, ब्रॉड थीमेटिक एरियाज है। अब बेसिकली कहाँ से बना है, अब देखा जाए तो ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से बना है, 95% ऑफ इट्स इनकम, ठीक है। इट होस्ट यूएन एनवायरनमेंट असेंबली, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द एनवायरनमेंट। ये किसको होस्ट करता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि ये बेसिकली होस्ट करता है यूएन एनवायरनमेंट असेंबली को, जो कि अपनी तरह का, जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट का, तो सबसे बड़ा मंच या सबसे बड़ा संगठन आप कह सकते हैं जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की या पर्यावरण की, ठीक है। तो उसको भी ये होस्ट करता है। इसके साथ हम आ गए हैं अंत पे। इसके साथ हमने पढ़ लिया है पूरा कितना करंट वीक इन ब्रीफ, जो कि हम कर रहे थे अभी 28 जनवरी से स्टार्ट, ठीक है। आपको जितनी भी एक जनरल चीज़ें जो हुई हैं इस वीक में वो आपने कवर कर ली हैं। आगे और भी जो बचे हुए स्निपेट्स के जो पार्ट हैं वो हम आगे और कवर कर सकते हैं, जो जनवरी फरवरी स्निपेट्स हैं। स्निपेट्स का मतलब क्या होता है, स्निपेट्स से हमारा मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि वो चीज़ें जो कि हेडलाइंस का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन इवेंट्स रहे हैं, हैपनिंग्स रही हैं, और हम उनके ऊपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, जो कि हमने अभी जिसको बोलते हैं ना, हमने एक वीक में जो भी हैपनिंग्स हुई वो पढ़ी हैं, अगर आप इसको पहले जाना चाहते हैं तो आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। करंट अफेयर्स तो ऐसी चीज़ है जो कि आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप जीके का दें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, सब में हेल्पफुल है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, आपको अगर उसको एक्सेस करना है, आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जो हमने डिस्कशन किया, यू कैन गो बैक टू द वेबसाइट। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं magnetbrains.com, आपको इसको लॉग इन करना है और हमारा पेज यहाँ पे ओपन होगा जिसमें आप पूरे टॉप कोर्सेज के एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शंस। हमारे यहाँ जैसे आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या ऑफर करता है, आपको A to Z नॉलेज ऑफर करता है किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे, और पूरा जो डेटा है वो पूरी तरह से, जो भी सब्जेक्ट है, मैटर है, वो पूरी तरह से कंटेंट जो है उसको कंसेप्चुलाइज किया जाता है, उसको बाकायदा जिसको हम बोलते हैं ना कि सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जाता है, उसको चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े जब वो मटीरियल एक्सेस करना चाहता है या पढ़ना चाहता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साइट पे जाना है, एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज का ऑप्शन। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे, चाहे आप ओलंपियाड की बात करें, चाहे आप NTSC की बात करें, चाहे 11th 12th और KG1 की भी बात करेंगे, तो भी आपको हमारा कंटेंट मिलेगा। अब जैसे ओलंपियाड है तो आप यहाँ पे ओलंपियाड पे जाएंगे, ओलंपियाड पे जाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें ओलंपियाड से रिलेटेड सारी जानकारी है। इसमें आपको इंग्लिश ओलंपियाड मिलेगा, मैथ्स ओलंपियाड मिलेगा, साइंस ओलंपियाड मिलेगा और जीके ओलंपियाड मिलेगा, ठीक है। अब अपन गए जीके ओलंपियाड पे, जीके ओलंपियाड अपन को पढ़ना है, तो यहाँ पे अपन गए, अपन ने वॉच नाउ का ऑप्शन दबाया और पेज खुल गया। अब ये जब पेज खुलता है तो आप देखिए यहाँ पे नीचे आप ध्यान दे रहे हैं ना, सिलेबस ओवरव्यू। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें आज तक हमने की हैं, जितने भी हमारे वीडियोस आए हैं, वो आपको सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज सारे मिल जाएंगे। आपको इनको स्क्रॉल करना है, जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं कंटेंट वो आप ढूंढेंगे, वीडियो ओपन करेंगे और आप इस तरह से वीडियो ओपन होगा और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सारा जो भी आपको मैटर है आप देख सकते हैं। आपको पुराने वीडियो में जाना है, पुराने वीडियो में जा सकते हैं, नए में जाना है, नेक्स्ट वीडियो जाना है, नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू एक्सेस द होल डेटा। अब हमारे यहाँ एक और चीज़ है कि अभी तक तो आपको इंग्लिश में सारा मिलता था, इंग्लिश मीडियम चलता था। अब हिंदी मीडियम के लिए भी हमारे जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, जिनको थोड़ी परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, उनके लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स लाया है एक्सक्लूसिव चैनल जो कि हिंदी में है। तो आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत अब नहीं आएगी, आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा और आपको बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जो भी चीज़ पढ़नी है, आपको अपनी लैंग्वेज में मिलेगी। और कोई भी अगर उसमें कहीं से भी कोई आपको उलझन है, डाउट है, तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं और हम आपकी जो उलझन है, परेशानी है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे इंग्लिश मीडियम का चैनल करता है। तो कोई भी अलग से, कोई भी अलग चीज़, अनोखी चीज़ नहीं है। जैसे आप आज तक पढ़ रहे थे, आप आगे भी बिल्कुल वैसे पढ़ सकते हैं, बस अब वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे करना है आपको सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी जब हम ओलंपियाड की बात करते हैं तो वो तो आपको मालूम है कि हमारा शेड्यूल कैसा है, वो तो अभी तक आपको याद हो ही गया होगा कि सुबह 10 बजे से हमारे वीडियो आना चालू होते हैं अलग अलग इंतराल पे। 4 घंटे में, 3 घंटे में, जैसे 1 बजे आएगा जो आएगा हमारा IMO का, फिर आएगा 4 बजे NSO का और 7 बजे शाम को आता है हमारा IGKO का। तो आप इसको चाहें तो आप इसको बेल आइकॉन के थ्रू आप इसको वो भी कर सकते हैं ताकि आपको रिमाइंडर सेट हो जाए और आपको हर बार वो बताए।
अब एक और चीज़ आ जाती है कि यूट्यूब पे तो आप रहते ही हैं, आपको पता ही है कि किस तरह से हमारा डेटा देखना है, आपको किस तरह से हमारा कंटेंट देखना है, वीडियोस देखने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है अपनी तरफ से, आपको करना है, अगर आपको वीडियो जो हम पढ़ाते हैं इतनी मेहनत से अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको क्या करना होता है, आपको लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। हम आपसे इतनी ही उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से करते रहिए और अपन साथ में मिलके पढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट में अपन ने आज अपना करंट अफेयर्स हो गया एक वीक का, अब अपन नेक्स्ट कुछ अलग टॉपिक लेने वाले हैं, अपन उसमें डिस्कस करेंगे और भी न्यूज़ जीके से रिलेटेड और भी चीज़ें। तब तक आप साथ में पढ़ते रहिए ताकि आपका जीके जो है ब्रश होता जाए और आप बहुत अच्छा कर सकें एग्जाम में, ना सिर्फ IGKO में बल्कि कोई भी एग्जाम जो आप देते हैं उसमें आपकी मदद हो सके, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल एंड स्टडी वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच।